नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। मैं अमित शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूं। एमपी पॉलिटी स्पेशल में आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है मध्य प्रदेश गोवंश अधिनियम 2004। इसे इंग्लिश में भी यही बोला गया है ऑथेंटिक नोटिफिकेशन में, मध्य प्रदेश गोवंश अधिनियम 2004। ये नए सिलेबस में ऐड हुआ है। अगर हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स की बात करें तो वहां पर ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन एमपीपीएससी जितनी भी अन्य एग्जाम्स लेता है प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स के अलावा जैसे हाल फिलहाल में एफएसओ हुई थी, असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, इंजीनियरिंग सर्विस होता है, जितनी भी अन्य एग्जाम चाहे कोई भी हो, तो नया सिलेबस जो आया है उसमें एमपी पॉलिटी में मध्य प्रदेश गोवंश अधिनियम 2004 ऐड जरूर है और इसे करना अवश्य है। प्रश्न कई बार आ चुके हैं और आगे भी आएंगे, कठिन भी आते जाएंगे, क्योंकि सरल सरल कब तक वो पूछेंगे। तो इस लेक्चर में मध्य प्रदेश गोवंश अधिनियम 2004 बेहतरीन तरीके से एक एक धारा आसानी से समझेंगे। इंग्लिश वर्ड्स ब्रैकेट में भी मैं आपके लिए टेक्निकल वर्ड जो कठिन है उनको इंग्लिश में भी रखा है। इसकी हिंदी और इंग्लिश पीडीएफ अलग अलग हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो आप यहां पर जरूर ऐड हो जाइएगा। अब जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि अधिनियम को दो भागों में हमको पढ़ना चाहिए। एक में तो पूरे अंदर की बातों को समझ लो, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, क्या आएंगे, और उनको याद कर लो। और एक होता है जिसमें धाराएं पूछ ली जाती है कि इस धारा में क्या है, इस धारा में क्या है। तो दो तरीके के काम इसमें कर सकते हैं अपन। या तो मैं इसको अभी तो पूरा डिटेल में हम केवल अंदर की बातें समझेंगे, याद व्याद वाला कुछ नहीं करेंगे अपन। तो एक अलग से लेक्चर लेकर आऊंगा मैं इसमें, जहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं याद करवाऊंगा कोरिलेशन से एक एक धारा। और नहीं तो अगर ये लेक्चर 40 मिनट 45 मिनट में पूरा हो जाता है तो मैं क्या करूंगा कि कोरिलेशन वाला लेक्चर अलग से रिकॉर्ड करूंगा और इसी में ज्वाइन करके आपको एक कंप्लीट लेक्चर ही में दे दूंगा। तो वो डिपेंड करेगा, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसके बाद है मतलब मैंने ऐड कर दिया है, वरना अलग से एक लेक्चर ले लूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जय महाकाल सभी को। आप हमारे सभी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर जरूर ऐड हो जाइए, क्योंकि कोरिलेशंस के माध्यम से मैं आपको शॉर्ट्स रील के माध्यम से बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। हमारे ज्ञानदूत एकेडमी व्हाट्सएप चैनल हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, अमित शुक्ला नोट्स यूट्यूब चैनल, सभी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी ऐप को भी आप क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए और उसे संभाल कर अपने मोबाइल में ही रखिए, अनइंस्टॉल मत कीजिएगा। क्योंकि ऐप को पूरी तरीके से चेंज तो पहले से ही कर चुका हूं, अब उसको सिस्टमेटिक और अपडेट करके और नए नए कोर्स आपके लिए अलग अलग आने वाले हैं, जिससे जो कोर्स आपको चाहिए, पूरा नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, जो सब्जेक्ट चाहिए उसे आप लेकर पढ़ सकते हैं, चाहे हिंदी, चाहे इंग्लिश, चाहे लेक्चर, चाहे केवल नोट्स। ठीक, चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश गोवंश अधिनियम 2004 की। देखिए 2004 में मध्य प्रदेश गोवंश अधिनियम आया, तो इसमें हमको तीन बातें पढ़ना है। सबसे पहले तो इसमें राज्यपाल की अनुमति कब प्राप्त हुई, ये लागू कब हुआ, और इसमें कुल कितनी धाराएं हैं। ठीक है, तो इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है। जब भी आप सड़क पर जाते हैं तो सड़क पर आपको चार गाय लगभग मतलब अगर हाईवे पे जा रहे हो, कहीं ऐसी जगह जा रहे हो, तो चार गाय मार्च करते हुए दिख जाती होगी। मार्च करना मतलब क्या, चलना ही रहता है एक हिसाब से, एंड तो इसको कोरिलेशन से आप याद रख सकते हैं। तो मार्च इसका क्या हो जाएगा, मंथ हो जाएगा, और चार गाय मतलब 2004 हो जाएगा। और 26 आप रख लोगे तो 6 का उल्टा करोगे 29 हो जाएगा। तो 26 मार्च 2004 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई। क्लियर, 29 मार्च 2004 को ये लागू हुआ है और कुल धाराएं इसमें कितनी है, 18 धाराएं हैं। क्लियर है। अब 18 की 18 धारा तो हमको नहीं पढ़ना है, स्वाभाविक सी बात है, नहीं समझना है और ना ही याद करना है। तो हम कुछ मेन 90% पूरा का पूरा देखेंगे, लेकिन जो जरूरत नहीं है उसको हम नहीं देखेंगे। तो क्या बोला मैंने, चार गाय आपको मार्च करते हुए दिखेंगी, तो मार्च मंथ हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा 26 मार्च, और उल्टा करोगे तो 29 मार्च हो जाएगा। इसका तरीका मैं बता ही चुका हूं। इस प्रकार का प्रश्न आया थी, भारत गणराज्य के कौन से वर्ष में यह अधिनियमित किया गया अधिनियम, तो 55वें वर्ष। आपको ये निकालना मैं कई बार सिखा चुका हूं। अब समझिए, ये अधिनियम पहले मैंने जब ऐप पर पढ़ा चुका हूं मैं, तब मैंने इसमें संशोधन नहीं पढ़ाए थे। अगर आपने वो पढ़ा है तो इसको पढ़ना बहुत आवश्यक है, उसको भूल जाओ, क्योंकि इसमें 2010 में और 2024 में
कई संशोधन किए जा चुके हैं, मतलब लेटेस्ट संशोधन किया जा चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट देखोगे तो 2010 संशोधन लिखा रहेगा, लेकिन नीचे आप देखोगे तो 11 लिखा रहेगा। कारण क्या है, 2010 में ये संशोधन अधिनियम लाया गया था, लेकिन 11 में इसे अधिसूचित किया गया था, इसलिए आपको 11 देखने को मिलता है। तो इन वर्षों में इसमें कई सारे संशोधन किए गए, है ना। तो 2011 और 2024 में इस अधिनियम में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, जिसमें 2024 में 11वीं धारा में कई संशोधन किए गए और कलेक्टर को कई सारी पावर दी गई इस गोवंश अधिनियम में, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो जब भी आप देखते होंगे कि गायों को किसी न किसी कारण से वध करना, है ना, उनके गोमांस को बेचना, इधर से उधर उसका परिवहन करना, ट्रांसपोर्ट करना, तो इन सभी से क्या है, शांति भंग होती थी और पीसफुल जो जनसाधारण में जो हार्मनी रहती है ना, हम बोल सकते हैं, यहाँ पर हिंदी में वर्ड लिखा है मैं भूल गया, हाँ, सांप्रदायिक, है ना। तो सांप्रदायिक सद्भाव जो रहता है लोगों में, वो कहीं ना कहीं उसका क्या हो रहा था, लोगों में गुस्सा था किसी न किसी प्रकार का, और साथ ही साथ शांति भी भंग होती थी। आपने देखा कि कोई ट्रांसपोर्ट से लेकर जा रहा है, फिर उसको बीच में रोकना, फिर उसके साथ मारपीट करना, कहीं कहीं जगह तो मार ही दिया जाता है ना। तो जो गलत तरीके से गोवंश का ट्रांसपोर्ट करता है बीफ के लिए, गोमांस के लिए, गोवध के लिए, तो उनको रोकना और उनसे संबंधित अन्य जो भी विषय है उनको अधिनियमित करना और जन सद्भाव या जन साधारण में सद्भाव और शांति बनाए रखने के लिए यह अधिनियम लाया गया है। सिंपल सी बात है। तो उद्देश्य पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है। तो 2-3 बात याद रखिएगा, जन साधारण के हित के लिए है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है ना, और उनमें सांप्रदायिक सद्भाव और शांति बनाए रखना। कैसे? गोवंश वध जो है उसका प्रतिषेध करना, मतलब गोवंश का वध ना हो उसको रोकना, गोवंश के परिरक्षण तथा संरक्षण के लिए, मतलब उनका कंजर्वेशन भी करना, उनका प्रिजर्वेशन भी करना। जैसा किसी ने गोवंश को कोई ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसको बीच में पकड़ लिया है तो अपराधी तो चले जाएगा जेल, लेकिन उस गोवंश का क्या होगा? तो सरकार उसका क्या करेगी? कंजर्वेशन करेगी, प्रिजर्वेशन करेगी, संरक्षण देगी, उनको उनका देखभाल करेगी। और इन सभी से संबंधित कोई भी अन्य अधिनियम जो है, विषय जो है, उसके लिए यह अधिनियम बनाया गया। दैट्स ऑल। तो उद्देश्य आपसे पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए भैया शुरुआत करते हैं हम। कितनी धाराएं हैं? तो कुल 18 धाराएं हैं। मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपको यहां पर बता दूंगा कि कहां से किस प्रकार का प्रश्न आ सकता है, तो इससे आपके लिए एकदम नोट्स आप जब बनाओगे तब आपके लिए आसानी रहेगी। यहां पर याद करने का काम सबसे आखिरी में अपन करेंगे, ठीक है। बात करते हैं धारा 1, संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। ये धारा आपको करने की आवश्यकता नहीं है ना। हमेशा धारा 1 यही बोलती है, संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम जो इस अधिनियम का वही हो जाएगा। विस्तार तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत अधिनियम बनाया गया है तो पूरे मध्य प्रदेश पर लागू है। प्रारंभ कब से? तो गजेट में सरकार जब अधिसूचित कर देती है तब, मतलब 29 मार्च 2004। क्लियर? तो यहां से कोई इस प्रकार का प्रश्न नहीं बनेगा, बस लागू होने वाली तारीख आपसे ये पूछी जा सकती है। बात करते हैं परिभाषाओं की। यहां से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है बहुत ही आवश्यक रूप से। तो कहां से प्रश्न बन सकता है वो हमको ध्यान रखना है। अब ऐसा बोला गया है, परिभाषाओं में अलग अलग शब्द को डिफाइन किया गया है कि गोवंश का मतलब क्या है, गोमांस का मतलब क्या है, परिवहन का मतलब क्या है, परिवाहक का मतलब क्या है, पशु चिकित्सा अधिकारी का मतलब क्या है, ये सभी बातें बताई गई हैं। तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले 2 का ए, है ना, धारा 1 की उपधारा 1 की, है ना, सेक्शन 1 का सब सेक्शन ए, इसकी हम बात करेंगे। इसमें क्या लिखा गया है? गौ मांस, मतलब बीफ जो है, इसका क्या मतलब है? सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि गौ मांस या बीफ को किस धारा में डिफाइन किया गया है? 2A में डिफाइन किया गया है। या ये भी पूछा जा सकता है 2A में किसे डिफाइन किया गया है? तो गौ मांस या फिर बीफ को। क्लियर बात? अब ये याद नहीं होगा आपको तो मैं इसे अंत में याद जरूर करवाऊंगा।
क्या बोल रहा है ये? गोमांस का मतलब यहां पर क्या है? तो ऐसा गोवंश का मांस जिसका वध इस अधिनियम के अधीन क्या किया गया हो? प्रतिषिद्ध किया गया हो, मतलब बैन किया गया हो। तो गोमांस का मतलब सीधा सीधा ये है कि कोई भी गोवंश, गोवंश में गाय से रिलेटेड जो भी कैटेगरी है, नस्ल है, वो सभी की सभी आ जाएगी और उनसे संबंधित जो मांस है उसका वध करना क्या है? निषिद्ध माना जाएगा। आगे बात, गोवंश से अभिप्रेत क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1000 करोड़ स्टार लगा लेना। यहां पर प्रश्न क्या आएगा? दो प्रकार के प्रश्न बनेंगे कि गोवंश को किस धारा में परिभाषित किया, गोवंश को किस धारा में परिभाषित किया गया है, या फिर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा कि गोवंश के अंतर्गत क्या क्या शामिल है या क्या क्या शामिल नहीं है। ये याद रख लेना आप, इसमें गाय भी आएगी, इसमें सांड भी आएगा, इसमें बैल भी आएगा, इसमें गाय के बछड़े भी आएंगे। यहीं पर आप गड़बड़ कर दोगे कि गाय गाय, इसमें सांड क्या पता आएगा कि नहीं, बैल क्या पता आएगा, गाय के बछड़े तो कॉमन सेंस लगा लेंगे। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। गोवंश के अंतर्गत गाय, सांड, बैल और गाय के बछड़े, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आएंगे? गोवंश के अंतर्गत आने वाले हैं। क्लियर हो गया गोमांस और गोवंश का यहां पर क्या मतलब है? आगे अपन याद करेंगे कौन सी धारा में क्या है। बात करते हैं सक्षम प्राधिकारी, कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी क्या है? यहां से कोई प्रश्न नहीं आएगा, है ना। बस यहां पर सीधी सीधी बात है, कॉम्पिटेंट अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी का मतलब क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जिसको उस कार्य को करने के लिए क्या कर दिया है? ऑथोराइज कर दिया गया है। मतलब आप एक व्यक्ति हो, ठीक है, आपको इस अधिनियम से संबंधित कोई बात के लिए ऑथोराइज कर दिया गया है, तो आप उस अधिनियम के लिए क्या हो गए? सक्षम प्राधिकारी हो गए। दैट्स ऑल। क्योंकि ये बार बार मतलब बहुत बार आएगा ये शब्द, तो आपको वहां पर ये ध्यान रखना है सक्षम प्राधिकारी का मतलब क्या है ना। तो जहां पर कठिन बात लिखी है ना, तो उसको मैंने आसान शब्दों में नीचे भी करके दे दिया है आपके लिए। तो सक्षम प्राधिकारी वह व्यक्ति है जिसे सरकार ने किसी विशेष काम और किसी विशेष क्षेत्र के लिए आधिकारिक रूप से क्या कर दिया है? रेस्पॉन्सिबल बना दिया है, जिम्मेदार बना दिया है। दैट्स ऑल, सिंपल सी बात। तो यहां से कोई प्रश्न नहीं आएगा। बात करते हैं संस्था। यहां पर संस्था से सॉरी, संस्था का क्या मतलब है या संस्था से क्या अभिप्रेत है? संस्था को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है? क्या बोल रहा है? देखो, ये है ऑथेंटिक लैंग्वेज, लेकिन आपको बस समझने की बात है। क्या बोल रहा है कि किसी अधिनियमित के अधीन गोवंश को रखने, उनके प्रजनन, उनके भरण पोषण करने के लिए, है ना, कोई अशक्त गाय है, मतलब चलने फिरने में अशक्त है, ठीक है, बूढ़ी है, रोगी है, गोवंश को ग्रहण करने, उनका संरक्षण करने, देखभाल करने, उपचार करने के लिए स्थापित कोई एक संस्था। तो कुल मिला के यहां पर संस्था का सीधा सीधा मतलब यही है कि एक ऐसी संस्था जिसमें गायों को, जो बेघर है, बेघर मतलब आसरा नहीं, उनके पास इधर उधर आवारा तरीके घूम रही है, किसी को लगी है, कोई बूढ़ी है, कोई रोगी है, साथ ही साथ उनका प्रजनन करना, उनका कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन करना, उसके लिए एक संस्था बनाई जाए, उसको संस्था कहा गया है। आसान भाषा में एक ऐसी जगह जहां गायों की सुरक्षा, देखभाल और इलाज किया जाता है और प्रजनन से संबंधित कार्य भी किए जाते हैं, खासकर तब जब वे बीमार हो, बूढ़ी हो या कमजोर हो। यह संस्था का यहां पर मतलब है। कौन स्थापित करेगा? तो राज्य सरकार ही स्थापित करेगी। आगे की धाराओं में अपन देखेंगे। बात करते हैं वध का मतलब यहां पर क्या है ना। स्लॉटर का मतलब क्या है? तो बहुत आसान है कि किसी भी पद्धति, देखो याद रखना, कोई भी पद्धति हो, कोई भी मेथड हो जिससे किसी गोवंश का वध किया जा रहा है, वो वध के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे हत्या करना, इसमें क्या क्या शामिल है? अंगहीन कर देना उसको, मतलब एक तो हो गया कि गायों की हत्या कर देना, खत्म कर देना उनको, या फिर उनके नाक कान काट दिए, उनका पैर काट दिया, है ना, पूंछ काट दी, तो वो भी हत्या के अंतर्गत ही कहलाएगा। अंगहीन कर देना, किसी प्रकार की शारीरिक चोट पहुंचाना जिससे सामान्य अनुक्रम में मृत्यु हो जाए, है ना। ये बात ध्यान रखना, बहुत सीधी सीधी बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक गाय है, गाय की हत्या कर दी तो वो बात तो अलग ही हो गई, लेकिन उस गाय को इस प्रकार से चोट पहुंचाई हो कि आने वाले समय में उसकी मृत्यु तय है,
तो वो भी क्या कहलाएगी, वध के अंतर्गत ही आने वाली है। ठीक है, अथवा अप्राकृतिक मृत्यु, अब नेचुरल डेथ हो जाए तो वो तो बात अलग ही है, अप्राकृतिक मृत्यु हो जाए तो ये सभी के सभी कार्य करना वध के अंतर्गत कहलाएंगे। यहां से प्रश्न आ सकता है कि वध के अंतर्गत क्या क्या डिफाइन किया गया है। आगे बात करते हैं परिवहन, ट्रांसपोर्ट। अब सीधी सी बात है, आपने देखे होंगे न्यूज बार बार आती ही रहती है, गाय का वध करने के लिए, उनका मांस बेचने के लिए, उनका बीफ बेचने के लिए। यह प्रश्न भी आ सकता है कि गाय के मांस को क्या कहा जाता है, तो बीफ कहा जाता है। ठीक है, किसमें डिफाइंड है, तो शुरुआत में अपन देखकर आ चुके हैं। अब अगर गाय की हत्या करना है, गौ मांस उनका रखना है, उनको बेचना है, तो स्वाभाविक सी बात है वो ये सोचेंगे, करने वाले आपराधिक लोग जो है वो ये सोचेंगे कि कोई अच्छी जगह पर उनको लेकर जाके, जहां पर कोई देखे ना, ऐसी जगह पर छुपके से ये काम किया जाए। तो ऐसी चीजों के लिए ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता रहेगी, किसी भी प्रकार का यान हो। यान में याद रखना पैदल वाली बात भी आएगी ताकि इसमें कंफ्यूजन ना रहे। तो परिवहन, ट्रांसपोर्ट सीधा मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कोई भी व्हीकल का यूज करना है ना। तो उस स्थिति को छोड़कर एक कंडीशन इसमें दे दी है जो कि नॉर्मल है, अगर कोई वास्तविक कृषि के लिए किसी को लेकर जा रहा है ना, या उससे संबंधित कोई अन्य पर्पस के लिए लेकर जा रहा है तो बात अलग है। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने इंदौर से एक गाय खरीदी है ना, अब वो अपने गांव ले जा रहा है, क्यों, क्योंकि उसको कृषि करवाना है उससे, तो वो ट्रांसपोर्ट से ही लेकर जाएगा ना। तो ऐसी कोई भी बात को छोड़कर अगर किसी गोवंश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या तो किसी यान से या पैदल लेकर जाया जा रहा है तो वो परिवहन के अंतर्गत ही कहलाएगा। यहां पर पैदल से कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं करना है, पैदल भी परिवहन के अंतर्गत ही आ जाएगा। क्लियर है। एक होता है परिवाहक जो कि अगले में डिफाइन किया गया है, कई सारी बातें इसमें। परिवाहक का मतलब क्या है, कैरियर है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है, वो परिवहन के माध्यम से कहीं पर भिजवा रहा है या उसने किसी को बोला है कि आप भेज दो, ये सभी परिवाहक में आ जाएंगे। मतलब लाने ले जाने वाला। ऊपर तो परिवहन की बात हो गई थी, यहां पर परिवाहक की बात हो रही है। तो क्या बोल रहा है, परिवाहक से अभिप्रेत है, उसमें वह व्यक्ति सम्मिलित होगा। कौन, जो गोवंश या गोमांस का परिवहन करने वाले यान का स्वामी हो, है ना, जो गाड़ी है उसका मालिक हो। यदि गोवंश या गोमांस उसकी अनुदेश से या उसकी जानकारी में बुक किया गया है तो, है ना, ट्रांसपोर्ट जो भी गाड़ी है उसका मालिक उसकी जानकारी में बुक किया है कि हम गोवंश की हत्या करने या गोमांस के लिए इसको लेकर जा रहे हैं, तो वो परिवाहक में आएगा। जो गोवंश या गोमांस का परिवहन करने वाले यान का तत्समय प्रभारी तथा उसका सहायक असिस्टेंट हो, मतलब कि एक भैया स्वामी हो गया, अब स्वामी तो गाड़ी चलाकर लेकर नहीं जाएगा, एक ड्राइवर होगा, ड्राइवर के साथ कोई असिस्टेंट होगा, है ना, जो पास वाली सीट में रहता है, तो वो भी परिवाहक के अंतर्गत आएगा। जो गोवंश तथा गोमांस का परिवहन करने वाली परिवहन कंपनी का तत्समय प्रभारी है, यदि बुकिंग उसके अनुदेश से या उसकी जानकारी से की गई है। अब एक तो हो जाता है कि चलो भैया एक व्यक्ति है, उसकी खुद की गाड़ी है, लेकिन अगर गाड़ी ही नहीं है और गाड़ी बुक करवाई है किसी कंपनी से, तो वो भी क्या कहलाएगा, परिवाहक के अंतर्गत कहलाएगा, अगर उसकी जानकारी में है। जो किसी परिवहन फर्म का भागीदारी है, यदि बुकिंग उसके अनुदेश से या उसकी जानकारी से की गई है। परिवहन फर्म का मतलब कई सारी गाड़ियां, कंपनी से थोड़ा सा बड़ा हम बोल सकते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई स्वामी उसको, उस गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर या उसका साथी या किसी कंपनी से बुक करी हो, किसी फर्म से बुक करी हो, इन सभी की जानकारी में अगर ये था कि हाँ इसे इस कार्य के लिए लिया जा रहा है, तो इन सभी को किसके अंतर्गत माना जाएगा, परिवाहक के अंतर्गत माना जाएगा। ठीक है, बात करते हैं हम पशु चिकित्सा अधिकारी। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। एक प्रश्न आएगा कि इस अधिनियम के अंतर्गत पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति कौन सी धारा में की जाती है, तो वो 3 में की जाएगी।
लेकिन अगर प्रश्न आता है पशु चिकित्सा अधिकारी को डिफाइन किस धारा में किया गया है, तो वो 2F में डिफाइन किया गया है। बस इतनी बात, कंफ्यूजन अपने मन में क्रिएट मत करना। और यान जो कि मैं आपको बता ही चुका हूं, भूमि, जल, वायु किसी भी मार्ग से अगर लेकर जाया जा रहा है गोवंश या गोमांस को, चाहे वो मैन्युअली चलती हो या मैकेनिकल रूप में चलती है, तो वो यान ही कहलाएगी। हस्तचलित का मतलब मान लो बैलगाड़ी, अब बैलगाड़ी में कोई इंजन विंजन तो लगा नहीं रहता है, तो ये हस्तचलित हो गई, है ना। मैकेनिकल मतलब जो इंजन विंजन से चलती है। तो किसी भी मार्ग से ले जाए, मैकेनिकल हो, हस्तचलित हो, वो सभी की सभी वाहन कहलाएगी। और ये सभी आते हैं परिभाषा में। मैंने आपको क्लियर और क्रिस्टल क्लियर समझा दिया है कि कहां से किस प्रकार का प्रश्न बनेगा, कैसे बनेगा, क्या आपको कंफ्यूजन नहीं रहना है। अब कौन सी धारा में क्या परिभाषित किया है, लास्ट में अपन देखेंगे। चलिए बात करते हैं हम धारा 3 पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति। यहां से प्रश्न आ चुका है, सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कौन सी धारा में पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है, 3। आगे देखेंगे अपन। चलिए अब प्रश्न क्या है, एक तो ये आ जाएगा कौन इसकी नियुक्ति करेगा। तो याद रखना आयुक्त सह संचालक ये मेन व्यक्ति है ना। तो आयुक्त सह संचालक मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए किसी सामान्य जनरल ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर के माध्यम से आदेश में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र, कोई भी स्थानीय क्षेत्र के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है। वैकेंसी आएगी, है ना, तो इसके आदेश पर। तो याद रखना कौन नियुक्त करेगा पशु चिकित्सा अधिकारी को, तो आयुक्त सह संचालक पशु चिकित्सा सेवा मध्य प्रदेश विभाग के अंतर्गत। 2 प्रकार के प्रश्न यहां पर आएंगे, एक तो कौन सी धारा में और एक कौन नियुक्त कर सकता है। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं। धारा 4 गोवंश के वध का प्रतिषेध, मतलब गायों का वध करना। गायों में पता है गोवंश में सब आएंगे, गाय, बैल, सांड, बछड़े सब आ जाएंगे। तो इनके वध का प्रतिषेध, इनको रोकना, बैन करना, वो सभी किसमें दिया गया है, प्रोहिबिशन किसमें दिया गया है, धारा 4 में किया गया है। क्या बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी साधन, किसी भी मीडियम, किसी भी सोर्स के माध्यम से किसी भी गोवंश का ना तो वध करेगा और ना तो वो करवाएगा, ना उसे वध के लिए देगा और ना ही दिलवाएगा। सभी की सभी बातें इसमें बोल दी गई है कि गोवंश के वध का प्रतिषेध, ना तो खुद करेगा, ना करवाएगा, ना वध के लिए देगा और ना ही दिलवाएगा। सब की सब बातें इसमें आती है गोवंश के वध का प्रतिषेध। धारा 4 क्या बोलेगी, गोवंश के वध का प्रतिषेध। गोवंश में क्या क्या आएगा, ये बहुत आवश्यक है, आपको ध्यान रखना। क्लियर है, अभी तक सब एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। बात करते हैं गोमांस रखने और उसके परिवहन का प्रतिषेध। अब देखिए यहां पर क्या बात हो गई है कि गोवंश के वध का प्रतिषेध, मतलब गोवंश का वध तो करना ही नहीं है, लेकिन फिर भी अधिनियम बनने के बाद भी लोग, जो मूर्ख लोग रहते हैं, वो इसका वध करते हैं, गोमांस का बिक्री करते हैं। अब ये तो हो गया वध का प्रतिषेध, लेकिन अगर मान लो कि गोवंश का वध कर दिया गया है, तो फिर गोमांस बेचना है ना, बीफ को बेचना है, लोग खरीदते भी है और लोग आपने देखा होगा खाते भी है ना। तो इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए अधिनियम बनाया है। अब चलो वध तो हो गया, वो ठीक है ना, ठीक है, मतलब कि धारा 4 के अनुसार तो प्रतिषेध है, लेकिन अब फिर भी कोई कर ही रहा है, तो फिर तो वो गोमांस बन गया है, बीफ बन गया है। तो अब ये बोल दिया गया है धारा 5 में कि गोमांस को रखना और उसका परिवहन करना पूरी तरीके से प्रतिषेध है। एक तरफ तो गोवंश का वध ही प्रतिषेध है, लेकिन फिर भी अगर किसी ने किया है तो अब आगे की स्टेप को भी तो अधिनियम के अंतर्गत लाना पड़ेगा। तो इसीलिए बोल दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है वध के लिए किसी गोवंश के गोमांस को ना तो अपने कब्जे में रखेगा और ना ही उसका परिवहन कराएगा। ये बात आपको याद रखना है, ये परिवहन भी बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। गोमांस भी नहीं रखना है और ना तो उसका ट्रांसपोर्ट करना है। दैट्स ऑल।
बात करते हैं धारा 6, वध के लिए गोवंश के परिवहन का प्रतिषेध। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऊपर देखो यहां पर क्या बोल दिया गया है, गो मांस रखना और उसके परिवहन दोनों को प्रतिषेध कर दिया है। यहां पर क्या बोल रहा है, वध के लिए गो मांस के परिवहन पर प्रतिषेध। ऊपर है गो मांस रखना और गोमांस का परिवहन करना, यहां पर यह बोल दिया है कि वध करने के लिए गोवंश के परिवहन का प्रतिषेध। दोनों में अंतर समझ में आ गया ना। यहां पर आप देखो अंतर में एक बार और बता देता हूं, यहां पर तो गोवंश के वध को बैन प्रोहिबिट किया गया है, यहां पर गोमांस रखना उसके परिवहन का प्रतिषेध किया गया है, और यहां पर वध करने के लिए गोवंश का परिवहन प्रतिषेध किया गया है। 4 में गोवंश की हत्या या वध प्रतिषेध था, यहां पर परिवहन प्रतिषेध किया गया है। क्लियर, ये बात है। तो कोई भी व्यक्ति जिसमें परिवाहक भी होगा, कैरियर जो होगा, लाने ले जाने वाला, स्वामी, फर्म का मालिक, जो भी है सब शामिल है। यदि यह जानते हुए कि गोवंश का वध किया जाएगा या होने की संभावना है, तो वह इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए राज्य के भीतर, मतलब मध्य प्रदेश के भीतर या फिर बाहर, खुद या अपने एजेंट, नौकर या अपनी ओर से काम करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से गोवंश का परिवहन नहीं करेगा, न करवाएगा और ना ही परिवहन के लिए देगा। सिंपल सी बात है। सॉरी, अगर शुरुआत की सब धारा समझ गया आप, तो यह आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप ये केवल लाइन समझ लोगे ना, मतलब एक बार ये लेक्चर ले लिया आपने, शॉर्ट नोट्स बना लिया आपने और केवल इनका मतलब समझ गए, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा यहां पर। इसलिए मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, टेक्निकल वर्ड्स इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं। क्लियर बात, कौन सी धारा में क्या है आगे अपन देखेंगे कोरिलेशन से। क्लियर, चलिए। तो वध के लिए गोवंश के परिवहन पर प्रतिषेध नहीं करना है किसी भी तरीके से। बात करते हैं गोवंश के निर्यात का प्रतिषेध और अनुज्ञापन का मंजूर किया जाना। यहां पर अनुज्ञापन का मतलब क्या है, परमिट, है ना। परमिट लेते हैं ना, जैसे एक ट्रक है, एक ट्रक का मान लो कि कोई ट्रक है, उसको मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही परमिट दिया है कि यहीं तक चलोगे आप, है ना। आपने देखा होगा कोई किसी ट्रक के पीछे लिखा रहता है ऑल इंडिया परमिट, है ना, मतलब वो भारत के किसी भी राज्य संघ शासित प्रदेश में आया जा सकता है। तो यही बात यहाँ वो एग्जाम्पल दिया है मैंने, अब इसको समझो, है ना। ये हम 6A की बात कर रहे हैं, 6 के अंतर्गत 6A और 6B भी आएगा, 11 में भी आएगा भैया, है ना। गोवंश के निर्यात का प्रतिषेध, मतलब अब इसको एक्सपोर्ट करना भी प्रतिषेध है, और अनुज्ञापन का मंजूर किया जाना, मतलब परमिट किस प्रकार से ग्रांट की जाएगी उसकी भी हम बात कर रहे हैं, है ना। तो एक्सपोर्ट का मतलब समझ लो कि एक जगह से मध्य प्रदेश से बाहर नहीं भेजना है ना। तो कोई भी व्यक्ति जिसमें परिवाहक भी शामिल है, गोवंश को खुद अपने एजेंट, नौकर या अपनी ओर से काम करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से अनुज्ञापन के बिना, मतलब बिना परमिट के राज्य के भीतर से राज्य के बाहर निर्यात नहीं करेगा और ना ही करवाएगा। अब यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सर अगर परमिट मिल जाए तो, कि गोवंश का वध करना है, परमिट मिल जाए तो भैया यहां पर परमिट का मतलब क्या है कि परमिट के बिना नहीं भेज सकते हो, मतलब परमिट के साथ तो भेज सकते हो। तो परमिट तो तभी मिलेगा ना जब आप वास्तविक कारण बताओगे कि इसको कृषि के लिए लेकर जा रहे हैं या कि उससे संबंधित कोई अन्य विषय के लिए लेकर जा रहे हैं, तो ही परमिट मिलेगा। बिना परमिट के आप नॉर्मल काम के लिए तो ठीक है ना। तो किसी भी कारण से गोवंश को खुद अपने एजेंट के माध्यम से प्रतिषेध ही कर दिया गया है, मतलब वध तो छोड़ दो, आप सब चीजें छोड़ दो, अगर सामान्य काम के लिए भी आपको राज्य के भीतर से राज्य के बाहर किसी गोवंश को लेकर जाना है तो बिना परमिट के नहीं किया जा सकता है, परमिट लेना ही पड़ेगा। किसके लिए? निर्यात के लिए, एक्सपोर्ट के लिए। इसीलिए बोल दिया गया है कि गोवंश के निर्यात का प्रतिषेध किसी भी माध्यम से कोई भी व्यक्ति राज्य के भीतर से राज्य के बाहर नहीं कर सकता है जब तक कि उसको परमिट ना हो, चाहे वो काम नॉर्मल काम ही हो तो भी परमिट की आवश्यकता रहेगी। सक्षम प्राधिकारी, अब यहां पर सक्षम प्राधिकारी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ऑफिशियल, समझ गए ना कि क्या है। तो नियमों में बताई गई रीति से
कृषि हो गया, डेयरी हो गया, पशु मेला हो गया, या किसी अन्य उद्देश्य के लिए जो वध से संबंधित, स्लॉटर से संबंधित नहीं हो, तो वो क्या कर सकता है, परमिट जारी कर सकता है निर्यात के लिए एप्लीकेशन मिलने के 7 दिन के अंदर। क्लियर? अभी लास्ट में एक बार पूरा का पूरा अपन देख लेंगे, 6 यहीं तक है। और क्या बोल रहा है, यदि उपधारा 2 के तहत परमिट चाहने वाला कोई व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह आदेश मिलने की तारीख से 30 दिन के भीतर डिविजनल कमिश्नर संभाग आयुक्त के पास आवेदन कर सकता है। संभागीय आयुक्त फिर रिकॉर्ड देखेगा, है ना, चेक करेगा वैलिड है नहीं है ना, और उसके बाद वो जो भी निर्णय दे वो निर्णय एकदम क्या होगा, फाइनल होगा, और उसे सिविल न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। तो कुल मिला के इस अधिनियम का मतलब क्लियर कट समझ लो क्या बोल रहा है, गोवंश के निर्यात का प्रतिषेध और परमिट, क्लियर कट एक साथ बता दे रहा हूं ताकि आप उसी प्रकार से लिख लो। किसी भी कारण से किसी भी कार्य के लिए मध्य प्रदेश के बाहर गोवंश का ट्रांसपोर्ट, गोवंश का एक्सपोर्ट करना पूरी तरीके से प्रतिषेध है, प्रोहिबिट है, बिना परमिट के। क्लियर है? अब कंपिटेंट ऑथोरिटी का मतलब सक्षम प्राधिकारी, मतलब जिसको इस परमिट को जारी करने के लिए अधिकार दिए गए हैं सरकार की तरफ से, तो वो इसके लिए सक्षम प्राधिकारी हो गया। अब सक्षम प्राधिकारी भी समझ गए होंगे। तो अब मान लो कि वध करने के लिए नहीं, लेकिन कोई अन्य काम के लिए, डेयरी उद्योग, कृषि और किसी भी अन्य काम के लिए एक्सपोर्ट करना है, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश ले जाना है, तो फिर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी उस सक्षम प्राधिकारी को। वो सक्षम प्राधिकारी 7 दिन के अंदर अंदर क्या देगा, परमिट जारी करेगा। मान लो परमिट जारी नहीं करता है और वो उसके आदेश से व्यक्ति संतुष्ट नहीं है जिसने एप्लीकेशन दी, तो वो उस परमिट को जब परमिट नहीं मिलता है तो फिर वो परमिट जो आदेश है, मतलब यहां पर 7 दिन में परमिट देना है लेकिन वो परमिट नहीं देता है ना, तो फिर क्या होगा, फिर वो व्यथित व्यक्ति संभागीय आयुक्त के पास जाएगा और 30 दिन के अंदर अंदर उसको क्या करनी पड़ेगी, संभाग आयुक्त को आवेदन देना पड़ेगा। फिर संभाग आयुक्त अपनी तरफ से चेक करेगा और सब चीजें चेक करेगा कि क्या वास्तविकता में क्या काम था क्या नहीं था, और अगर सही निकलता है तो वो निर्णय दे देगा ले एक्सपोर्ट करने के लिए। नहीं लगता है कि नहीं ये गलत काम के लिए ले जाया जाए तो परमिट नहीं देगा, है ना, और उसका निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा संभाग आयुक्त का। यहां पर कलेक्टर उत्तर मत लगा के आ जाना, ये याद रखना, सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। गोवंश के निर्यात के प्रतिषेध पर अंतिम फैसला किसका होगा परमिट जारी करने के लिए, तो संभागीय आयुक्त का होगा। यहां पर 7 और 30 दिन भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं धारा 6B, मध्य प्रदेश से होकर गोवंश के परिवहन का प्रतिषेध और अनुज्ञा पत्र का दिया जाना। अब ये अंतर क्या है 6A और 6B में? देखो 6A में स्पष्ट तौर पर यह बोला गया है कि MP से कहीं भी एक्सपोर्ट नहीं करना है, तो MP का सेव कर दिया है। अब मान लो कि गोवंश की हत्या के लिए, स्लॉटर के लिए, गो मांस के लिए, बीफ के लिए कोई व्यक्ति केरला से फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट करके गोवंश की हत्या के लिए लेकर आ रहा है कहीं मान लो उत्तर प्रदेश, ठीक है, बीच में मध्य प्रदेश पड़ेगा, तो ये बात यहां पर बोली गई है कि मध्य प्रदेश से होकर निकलना भी इस काम के लिए क्या है, प्रतिषेध है। बिना परमिट के आप नहीं निकल सकते। अब परमिट सीधी सी मतलब समझ गए हो कि कोई आम काम के लिए भी, किसान, कृषि उद्योग, डेयरी, इन सब के लिए भी अगर आप गोवंश को लेकर जा रहे हो ट्रांसपोर्ट के द्वारा MP से होते हुए, तो भी उसके लिए परमिट लगेगी। बिना परमिट के आप नॉर्मल काम के लिए भी नहीं ले जा सकते हो। बस इतनी सी बात यहां पर बोली गई है। अब आप पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई भी व्यक्ति परिवाहक सहित मध्य प्रदेश राज्य से होकर गोवंश का परिवहन नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति परिवाहक सहित एक राज्य से दूसरे राज्य तक मध्य प्रदेश राज्य से होकर किसी गोवंश का परिवहन करना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, सक्षम प्राधिकारी से परमिट लेना पड़ेगी।
कितना आसान है। तो अभी तक आपके लिए बहुत ही आसान हो गया होगा। यहां तक आपको अगर समझ में आ रहा हो बहुत ही शानदार तरीके से, तो कमेंट करके 1 सेकंड पॉज करके जरूर बता दो, लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको बहुत ही शानदार शानदार तरीके से बेहतरीन कंटेंट यहां पर एकदम ऑथेंटिक, इन डेप्थ, रिसर्च बेस्ड आपको सब कुछ कंटेंट मिलने वाला है अलग अलग सब्जेक्ट के माध्यम से। क्लियर है? चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। धारा 7, संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। यहां पर अब संस्था को परिभाषित अपन देखकर आ चुके हैं कि संस्थाओं की परिभाषा क्या है। क्या थी संस्थाओं की परिभाषा? कि एक ऐसी संस्था जहां पर बूढ़ी, अशक्त, कमजोर, रोगी गायों का कंजर्वेशन करना, प्रिजर्वेशन करना, साथ ही साथ प्रजनन के लिए भी, ऐसी संस्थाओं को क्या करना? स्ट्रेंथन करना। सीधा एक ही प्रश्न यहां पर आएगा कि गोवंश के कल्याण के लिए संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण कौन करेगा? सीधी सी सीधी बात याद रखना, राज्य सरकार। यहां से और कोई प्रश्न नहीं बनेगा। बात करते हैं प्रभारों का उद्ग्रहण, लेवे ऑफ चार्जेस। ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है समझना, लेकिन है बहुत आसान। ये जो है ऑथेंटिक भाषा है अधिनियम की, पढ़ो जरा। संस्था का भार साधक व्यक्ति अशक्त, बूढ़े, रोगी गोवंश की देखभाल तथा भरण पोषण के लिए उनके स्वामियों से ऐसे प्रभारों का उद्ग्रहण कर सकेगा जैसे विहित की जाए। मान लो कि एक संस्था सरकार के द्वारा बनाई गई है, ठीक है, कोई गोवंश है, उसको प्रजनन के लिए यहां पर लाया गया है, ठीक है, कोई बूढ़ी है, अशक्त है, कमजोर है, रोगी है, ऐसे को भी यहां पर इस संस्था में लेकर आया गया है, ठीक है। तो इनका कोई ना कोई तो स्वामी होगा। तो सरकार ये बोलती है कि भैया इनके यहां पर रहने के लिए जो भी भरण पोषण है ना, उनके मेंटेनेंस के लिए, उनके खाने पीने, रहने, उनकी देखभाल के लिए उनके स्वामियों से अगर चाहे तो जो पैसा है ना, वो वसूला जा सकता है। इतनी बात यहां पर कही गई है। कितना आसान है, क्लियर। चलिए बात करते हैं धारा 9, शास्ति, पेनल्टी। 10,000 करोड़ स्टार यहां पर लगा लेना आप। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट धारा है, अवश्य प्रश्न आएगा ही आएगा, आता ही आता है। यहां पर पहले समझ लो, इसको कोरिलेशन से भी याद रख लो, है ना। नो पेन, इस प्रकार से आप याद रख लो कि आपके पास नो पेन है, मतलब धारा 9 में पेनल्टीज है, ये याद रखना है गोवंश के अंतर्गत। अब इसको बेसिक समझ लो पहले। तो देखो धारा 4 में अपन जो पढ़कर आए हैं, है ना, धारा 4 में अपन पढ़कर आए हैं, जो भी काम धारा 4 में दिया गया है वो, और एक बोला है धारा 5, 6 ख इनके उपबंध। तो दो भाग में डिवाइड किया गया है कि एक धारा 4 और एक में बोला गया है 5, 6, 6A, 6B। इनमें अगर कोई व्यक्ति धारा 4 में जो भी बातें कही गई है उनका उल्लंघन करता है तो, ठीक है, या उल्लंघन का प्रयास करता है या उसका दुष्प्रेरण करता है, करने की कोशिश करता है, तो वह कारावास से जो 1 वर्ष से कम नहीं किंतु 7 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माना भी लिया जाएगा जो 5,000 रुपए से कम नहीं होगा। धारा 4 में क्या बोला है कि कम से कम मिनिमम 1 वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष, ठीक है, अधिकतम 7 वर्ष प्लस जुर्माना भी। और जुर्माना कितना? तो 5,000 रुपये तक का ये मैक्सिमम है, ये जुर्माना है ना। तो दो प्रकार से प्रश्न यहां पर आएंगे। अब धारा 4 अगर हम पीछे जाने की कोशिश करें और धारा 4 की बात करें यहां पर, है ना, गोवंश के वध का प्रतिषेध। दो प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं कि धारा 4 का उल्लंघन करने पर सजा कितनी है, या फिर ये आ सकता है कि गोवंश का वध करने पर जुर्माना या सजा कितनी है। बात एक ही है, 4 पूछ ले या गोवंश के वध का प्रतिषेध पूछ ले, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी? 1 से 7 और 5,000 जुर्माना। उसके आगे
जो अपन निर्यात वाली बात देख कर आए हैं, है ना, परमिट वाली बात कही गए हैं करके आए हैं, मांस रखने वाली बात करके आए, मतलब 5 से 6 बी तक जितनी भी बात कही गई है, अगर उनका उल्लंघन कोई करता है तो उसके लिए बोल दिया गया है मिनिमम 6 महीने, जो कि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माना दोनों में 5,000 तक का हो सकेगा। तो इधर 1 से 7 साल और इधर 6 से 3 साल। तो इस प्रकार से अगर कोई पूछे कि ये प्रश्न आ सकता है कि मध्य प्रदेश गोवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 में अधिकतम सजा कितनी है? 7 साल। याद रखना, अधिकतम जुर्माना कितना है? 5,000। न्यूनतम सजा कितनी है? तो न्यूनतम सजा 6 महीने है। ठीक है, ये याद आपको ध्यान रखना है। तो ये पेनल्टी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन से प्रावधान के लिए क्या सजा है ये पूछा जा सकता है, किसी में ये पूछा जा सकता है, किसी में ये, किसी में ये, किसी में ये, या इसके अंदर जो लिखा है कि ये धारा में क्या है वो पूछा जा सकता है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, सजा एक ही है और सेक्शन 4 की सजा एक है। धारा 10, अपराधों का संज्ञेय तथा अजमानतीय होना, मतलब ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये प्रश्न ST/SC एक्ट जब MPPSC प्रीलिम्स के सिलेबस में था तब पूछा जा चुका है। तो सीधी सीधी बात आप याद रखो कि जो भी अपराध इसके अंतर्गत होंगे वो संज्ञेय होंगे और अजमानतीय होंगे। मतलब संज्ञेय का मतलब क्या है, कॉग्निजेबल का मतलब क्या है कि पुलिस बिना वारंट के व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है ताकि तत्काल जांच शुरू हो सके, कोई वारंट की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये होता है संज्ञेय। और अजमानती का मतलब कि इसमें जमानत नहीं दी जाएगी। क्लियर है। तो अजमानती अपराध वे अपराध होते हैं जिनमें अपराधी को जमानत स्वतः प्राप्त नहीं होती, बल्कि जमानत दी जाए या नहीं यह न्यायालय के विवेक या आदेश पर निर्भर करेगा। एक ही प्रकार का प्रश्न आएगा, इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध का स्वरूप कैसा होगा? संज्ञेय और जमानतीय, असंज्ञेय और जमानतीय, इस प्रकार से। तो संज्ञेय और अजमानतीय अपराध यहां पर होंगे। याद रखना, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है अंदर कुछ नहीं आएगा। बात करते हैं धारा 11। धारा 11 सबसे खतरनाक है। आप देखो कंटिन्यू चलेगी 11A, फिर चलेगा 11B, और ये अगर आपने समझ लिया तो बहुत आसान है। देखो कठिन नहीं है, बस शब्द थोड़े से इसके कठिन है, कंफ्यूज करते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला था शुरुआत में ही कि सक्षम प्राधिकारी, कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी आप समझ गए तो आपका काम हो जाएगा। तो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी का मतलब ध्यान रखना कि एक व्यक्ति है, उसको आधार कार्ड बनाने के लिए दिया गया तो वो इस काम के लिए कॉम्पिटेंट सक्षम प्राधिकारी हो गया। B एक व्यक्ति है, उसको ये बोला गया कि भाई तू पैन कार्ड बनाने का काम करना, वो इसके लिए कॉम्पिटेंट प्राधिकारी हो गया। क्लियर? तो याद रखना। चलिए बात करते हैं अधिहरण, अच्छा सॉरी, पहले तो 11 पढ़ना है ना। प्रवेश, निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति। सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षण, तलाशी, अच्छा यहां पर अधिहरण भी आ सकता है अभिग्रहण की जगह। बात एक ही है और उसका मतलब हो जाएगा सीजर, मतलब जब्त करना, सीज करना। क्लियर? तो बात याद रखना कि प्रवेश, निरीक्षण, अभिग्रहण की शक्ति कौन सी धारा में दी गई है? तो धारा 11 में दी गई। कैसे याद रख सकते हो? एक एक करके प्रवेश करेंगे, एक एक करके निरीक्षण करेंगे, तो धारा 11 ऐसे याद हो सकती है। चलिए पहले समझ लेते हैं। इस अधिनियम को लागू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा लिखित रूप से अधिकृत कोई व्यक्ति अपनी स्थानीय सीमा, मतलब जुरिस्डिक्शन जो है उसके अंतर्गत किसी भी ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकता है और निरीक्षण कर सकता है जहां उसे यह विश्वास है या कारण है उसके पास कि इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किया गया या किया जा रहा है या किया होने की संभावना है। मतलब क्या है कि कहीं पर गोवंश की हत्या की बात पता चलती है या होने की संभावना है या होने जैसा लगता है, तो सक्षम प्राधिकारी खुद या फिर लिखित आदेश में उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति जो है वो उस क्षेत्र में जाकर, लेकिन अपनी स्थानीय सीमा के अंदर, जो उसका जुरिस्डिक्शन है, कार्य क्षेत्र है, उसके अंदर जाकर
ऐसे किसी भी क्षेत्र, ऐसे किसी भी परिसर में, चाहे घर हो, कंपनी हो, फर्म हो, कुछ भी हो जहां पर ऐसा काम किया जा सकता है, वहां पर वो प्रवेश भी कर सकते हैं, एंटर भी कर सकते हैं, इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं, तलाशी भी ले सकते हैं। क्लियर है? अब अभिग्रहण क्या है या अधिहरण क्या है? तो भैया जब वो व्यक्ति किसी परिसर पर कब्जा रखता है, वह सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा लिखित रूप से अधिकृत व्यक्ति को वहां प्रवेश करने देगा जितना उस उद्देश्य के लिए जरूरी है। साथ ही वह अधिकारी द्वारा पूछे गए हर प्रश्न का उत्तम ज्ञान, सर्वोत्तम ज्ञान देगा और विश्वास दिलाएगा कि ऐसा काम नहीं है। मतलब कि एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सक्षम प्राधिकारी जांच करने गए, तो भैया कोई हाउस ही मान लो कि ऐसा होने की संभावना है, तो उसका कोई ना कोई तो स्वामी होगा, है ना, कोई ना कोई तो मालिक होगा। तो उस मालिक को उस सक्षम प्राधिकारी या जो भी वहां तलाशी लेने जाएगा उसको पूरी जानकारी देनी होगी, जो उससे पूछा जाए उसको उत्तर देना होगा, है ना, सब चीजें उसको बतानी होगी। यहां पर ये बात बोलिए, हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर रैंक का पुलिस अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति धारा 4, 5, 6, 6A और 6B का पालन हो रहा है या नहीं, यह देखेगा। तो यहां पर एक प्रश्न आएगा कि काम हो रहा है सही तरीके से या नहीं हो रहा है, इसका निरीक्षण करना, सब चीजें तो सक्षम प्राधिकारी तो ठीक है, हेड कांस्टेबल भी इसमें फिर सक्षम प्राधिकारी हो गया। तो हेड कांस्टेबल से नीचे का कोई भी व्यक्ति यहां जांच नहीं कर सकता है, मतलब कार्य करने नहीं देख सकता है, पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब कांस्टेबल भी नहीं देख सकता, हेड कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल से ऊपर की रैंक का पुलिस अधिकारी ही क्या कर सकता है, पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देख सकता है। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो इतने तक में क्या है, सीधी सी बात है, सक्षम प्राधिकारी, हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर की रैंक का अधिकारी, कहीं अपराध किए जाने की संभावना है, वहां जाकर उस क्षेत्र में, उस घर में जहां अपराध होने की संभावना है, जा सकता है, तलाशी ले सकता है, निरीक्षण कर सकता है, ठीक है, उसके स्वामी को उसका उत्तर देना पड़ेगा। ये सभी बात यहां पर कही गई है, ठीक है। गोवंश या गोमांस के निर्यात में इस्तेमाल हो रहे या होने वाले वाहन को रोक सकता है, उसमें प्रवेश कर सकता है या तलाशी ले सकता है। किसकी बात बोल रहे हैं? सक्षम प्राधिकारी की, साथ ही साथ हेड कांस्टेबल से ऊपर का व्यक्ति ही रोक सकता है। मतलब कि अगर एक गाड़ी जा रही है तो कांस्टेबल नहीं रोक सकता, उससे नीचे का कोई नहीं रोक सकता। हेड कांस्टेबल को यह अधिकार है कि वो उसको निर्यात अगर हो रहा है गोवंश या गोमांस का, तो उसको क्या कर ले, वाहन को रोक सके, प्रवेश कर सके, तलाशी ले सके। यदि उसे शक हो कि इन धाराओं का उल्लंघन हो रहा है या होने वाला है, तो वो उस वाहन को, गोमांस को, गोवंश को जब्त भी कर सकता है या जब्त की अनुमति भी दे सकता है। जब्त किए गए गोवंश और वाहन को मुकदमे के चलते रहने तक न्यायालय में पेश करने और उसके सुरक्षित रखने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। कॉमन सेंस की बात है। यदि इनमें से कोई भी धारा जो कि अपन पढ़ के आ चुके हैं, इनका उल्लंघन हो रहा है, तो पुलिस को यान, मतलब व्हीकल, गोवंश, गोमांस, इन सभी को जब्त करने का अधिकार होगा। इसके बाद डीएम, जिला मजिस्ट्रेट, नियमों में बताई गई रीति से इन यान, गोवंश और गोमांस का अधिहरण करेगा, मतलब कॉन्फिस्केशन करेगा, मतलब सीजर के लिए आगे बात जो है बढ़ाएगा। तो ये डीएम को पावर है कि किस प्रकार से अधिहरण करना है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो कुल मिला के 6 में क्या बोला गया है कि किसी भी वाहन को रोका जा सकता है, उसकी तलाशी ली जा सकती है, उसका निरीक्षण किया जा सकता है, उसको जब्त किया जा सकता है। जब्त करने के बाद डीएम उस पर फाइनल डिसीजन लेगा अधिहरण के लिए, है ना। और हेड कांस्टेबल से नीचे का अधिकारी नहीं कर सकता है किसी भी क्षेत्र में जाकर, अपने क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी जगह पर जहां पर होने की संभावना है, वो सभी काम यहां पर दिए गए। तो क्लियर कट और बहुत ही आसान बात है। 11A, अधिहरण के आदेश के विरुद्ध अपील। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन आसान है, देखने में कठिन लगेगी लेकिन आसान है। अब जैसे मान लो कि यहां पर ये बात बोली गई है, अपील अगेंस्ट ऑर्डर और कॉन्फिस्केशन, मतलब कि 11 में अपन पढ़कर आए हैं कि सभी चीजें हुई है ना, कि तलाशी ली है, तलाशी लेने के बाद जब्त कर लिया गया है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि जब्त किया गया है तो सही तरीके से ही किया गया हो सकता है कि गोवंश या गोमांस नहीं था उसमें, लेकिन
फंसाने के लिए, ऐसा भी चीजें होती है। तो भैया जिसका था वो जिसका जो ऑब्जेक्ट है या जो ट्रांसपोर्ट है, जो व्हीकल है, उसके अधिहरण की जो है निर्णय दे दिया गया है कि इसका अधिहरण किया जाएगा, है ना, कॉन्फिस्केशन किया जाएगा। तो लेकिन अगर वो गलत है तो फिर क्या होगा, तो उसके विरुद्ध अपील की जा सकती है धारा 11 में, है ना। तो यदि कोई व्यक्ति धारा 11 की उपधारा 5 के तहत पारित अधिहरण के आदेश से परेशान है कि भैया अधिहरण गलत तरीके से हुआ है, ये नहीं होना था, तो वो धारा 11A के तहत क्या कर सकता है, आदेश पारित होने के 30 दिन के भीतर भीतर डिविजनल कमिश्नर संभागीय आयुक्त के पास क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। इतनी बात आप बस याद रखो और कुछ भी आपको आवश्यक नहीं है, ठीक है। जब अपील की जाएगी तो अपील प्राधिकारी अधिहरण करने वाले अधिकारी और किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को जिस पर अधिग्रहण के आदेश का नुकसान पड़ सकता है, सुनवाई की सूचना देगा और मामले के अभिलेख मंगाएगा। मतलब यहां पर अपील प्राधिकारी जो है वो क्या करेगा, जिसने अधिहरण किया है उसको सुनवाई का मौका देगा, साथ ही साथ जिसका अधिहरण किया गया है, जिस मालिक का अधिहरण किया गया है, उसके स्वामित्व में अंतर्गत जो भी चीज है उसका अगर अधिहरण किया गया है तो दोनों की मामलों की सुनवाई देगा। परंतु यदि अपील प्राधिकारी सुनवाई की तारीख किसी अन्य तरीके से बता देता है तो औपचारिक सूचना देने की जरूरत नहीं है। तो इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आप तो यहां पर ये याद रखो, अधिहरण की आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति जो है 30 दिन के भीतर संभागीय आयुक्त के पास जाके अपील कर सकता है। दैट्स ऑल, इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अपील प्राधिकारी अपील दायर होने की सूचना किसको देगा, जिला कलेक्टर को देगा। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। अपील प्राधिकारी यदि जरूरी हो तो अधिहरण की वस्तु की अभिरक्षा या निस्तारण के लिए अंतरिम आदेश दे सकता है, जो उस मामले की परिस्थितियों में न्याय संगत या जो है उचित उसको लगता है। मतलब यहां पर अपील प्राधिकारी चाहे तो जो उसको सही लगता है उस वस्तु की अभिरक्षा मतलब कस्टडी में रखने के लिए कोई भी आदेश दे सकता है। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है पढ़ने की, अब मेरा काम है पूरा समझाना। अपील प्राधिकारी मामले की प्रकृति या उसकी जटिलताओं को देखते हुए अपील के पक्षकार, अपील के दो ही पक्षकार होते हैं, एक तो व्यथित व्यक्ति और एक जिससे व्यथित है ना, को अपने अपने विधि व्यवसायों के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दे सकता है। मतलब आप अपील जब करोगे तो सुनवाई का मौका आपकी सुविधा के अनुसार दे सकता है। सुनवाई की तय तारीख पर, स्थगित तारीख पर या अपील प्राधिकारी अभिलेख देखेगा और पक्षकारों की सुनवाई करेगा, स्वयं उपस्थित होकर या लिखित रूप से अधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से या विधि व्यवसाय के माध्यम से। सीधी सी बात है, किसी भी तरीके से उसको सुनवाई करने का अधिकार है। सुनवाई के बाद अपील प्राधिकारी अधिहरण के आदेश को बरकरार रख सकता है, रद्द कर सकता है, संशोधित कर सकता है। कोई अंतिम आदेश देने से पहले यदि अपील का सही फैसला करने के लिए जरूरी हो तो अपील प्राधिकारी अतिरिक्त जांच खुद कर सकता है या जिला कलेक्टर से करवा सकता है। तो कुल मिला के क्या बात है यहाँ पर, एक दो तीन और बात समझ लो, फिर एक हिसाब से अपन पूरा इसको समझ लेते हैं। साथ ही किसी नए तथ्य के समर्थन या खंडन के लिए पक्षकारों को शपथ पत्र दाखिल करने और शपथ पत्र के माध्यम से सबूत की बात भी कर सकता है। अपील प्राधिकारी जरूरत पड़ने पर परिणाम स्वरूप आदेश पारित करेगा। अंतिम आदेश या ऐसे परिणाम स्वरूप आदेश की प्रति अनुपालन करने या आगे आवश्यक उचित आदेश पारित करने के लिए जिला कलेक्टर को भेजी जाएगी। तो कुल मिला के बस यहां पर इतना सब तामझाम आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना। जब आप रीड करोगे तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। मेन बात क्या है, अधिहरण से व्यथित कोई व्यक्ति संभागीय आयुक्त को 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है। उसके बाद फिर अपील प्राधिकारी जो होगा उसके पास सब जो है अधिकार है कि वो पक्षकार, दोनों पक्षकारों को बुलाकर अपने अपनी आवश्यकता के अनुसार सुनवाई का मौका दे सकता है। सुनवाई का मौका देने के बाद उसको कंडीशंस के अनुसार जो भी लगता है वो आदेश जारी कर सकता है। आदेश को वो रद्द भी कर सकता है, सुनवाई के बाद संशोधित भी कर सकता है या रोक भी सकता है। वो उसको लगता है नहीं इसमें और कुछ जांच भी होना आवश्यक है तो जिला कलेक्टर को भी वो सौंप सकता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अंत में बात बोली गई है कि अंतिम आदेश
या जो भी परिणाम स्वरूप आदेश निकला है उसकी प्रति अनुपालन करने या आगे आवश्यक उचित आदेश पारित करने के लिए फाइनली जिला कलेक्टर के पास भी भेजी जा सकती है। तो 2024 में जो संशोधन हुआ है उसमें कलेक्टर को कई सारे अधिकार दिए गए हैं। तो धारा 11 ए जो है वो अधिहरण से संबंधित या अधिहरण से व्यथित व्यक्ति के लिए है और उसके अंतर्गत अपील प्राधिकारी क्या क्या कैसे कैसे कर सकता है वो बात कही गई है। तो बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, मेन बात आपको ध्यान रखना है। धारा 11 बी, अपील प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध सेशन न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण। इसका मतलब क्या है कि पहले तो 11 ए में अधिहरण की बात कर ली गई, 11 ए में फिर उससे व्यथित कोई व्यक्ति है ना, वो संभागीय आयुक्त के पास जाके अपील कर ली और बहुत कुछ करा, जिला कलेक्टर ने जांच करवा ली, सब चीजें कर ली, लेकिन फिर भी अगर जो है कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं ये सही बात नहीं हुई है अभी भी, तो फिर उससे और आगे की बात हो गई। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई आदेश हुआ है ना, वो गलत हुआ, अपील करी हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, उस तरीके से यदि अपील का कोई पक्षकार अपील प्राधिकारी के अंतिम आदेश से, क्योंकि अंतिम आदेश 11 ए में दिया जाएगा, उस अंतिम आदेश से किसी भी प्रकार से व्यथित है या परिणाम स्वरूप आदेश से, परिणाम स्वरूप आदेश का मतलब उस कंडीशन के हिसाब से जो उसने आदेश दिया है संतुष्ट नहीं है, तो 30 दिन के भीतर या उस आदेश के खिलाफ सेशन न्यायालय में पुनरीक्षण हेतु आवेदन दे सकता है जहां अपील प्राधिकारी का मुख्यालय स्थित है। सीधी सी बात याद रखना, 11 में अधिहरण हुआ, 11 ए में अधिहरण के खिलाफ जो है संभागीय आयुक्त में 30 दिन के भीतर अपील करी, अपील प्राधिकारी और सभी ने उसमें जांच करी, कलेक्टर ने जांच करवाई, सब चीजें करवाई और अंतिम आदेश दे दिया। अब उससे भी व्यथित व्यक्ति है तो वो 11 बी के तहत कहां जाएगा, सेशन न्यायालय में जा सकता है। याद रखना है सेशन न्यायालय, हाई कोर्ट मत लगा देना वरना गलत हो जाएगा, सेशन न्यायालय में जा सकता है। इन 30 दिनों की गणना, ये स्पष्टीकरण है नीचे ना, इन 30 दिनों की गणना करते समय आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में लगा समय नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब जितने दिन में जो उसकी सर्टिफाइड कॉपी मिलती है उसको यहां पर नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये एक्सप्लेनेशन जो ये एक साथ ही था, थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहां पर लिखा गया है, ये स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन एक ही शब्द है और इसमें ये बात बोली गई, तो ये नीचे वाला याद करने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं धारा 12 पुनर्वास। राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात ऐसे व्यक्ति यदि कोई हो जो इससे प्रत्यक्षतः प्रभावित हो को आर्थिक पुनर्वास के लिए नियम बना सकेगी। मतलब क्या है कि भैया मान लो ये अधिनियम प्रवृत्त नहीं था, लागू नहीं था, उसके पहले तो चलो ठीक है, लेकिन इस अधिनियम के लागू होने के बाद कोई व्यक्ति है उसको इस अधिनियम के कारण किसी न किसी प्रकार से नुकसान हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह गाय को अपने मूल काम के लिए नहीं ले जाया जा सकता है, किसी भी अन्य कारण से नहीं ले जाया जा सकता है जो कि सही कारण है, फिर भी तो ऐसे लोगों के लिए राज्य सरकार चाहे तो क्या कर सकती है, जो इस अधिनियम से किसी न किसी कारण से प्रभावित है उनको आर्थिक पुनर्वास प्रदान कर सकती है और उसके लिए अलग से इस अधिनियम के द्वारा नियम बना सकती है ना। तो इस अधिनियम के लागू होने के बाद राज्य सरकार यदि कोई व्यक्ति इससे सीधे सीधे प्रभावित होता है तो उनका आर्थिक पुनर्वास के लिए नियम बनाएगी। दैट्स ऑल। बात करते हैं धारा 12 अभिग्रहित गोवंश का पोषण, है ना, मेंटेनेंस ऑफ सीज्ड काउ प्रोजेंसी। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब यह है कि कोई धारा 11 के तहत हेड कांस्टेबल, उससे ऊपर का व्यक्ति या किसी सक्षम प्राधिकारी ने ट्रांसपोर्ट करते समय किसी गोवंश या गोवंश को क्या करा, सीज करा, जब्त करा, तो उसको कहां ले जाएंगे उसकी बात हो गई है ना। तो जो भी अभिग्रहित गोवंश था जिसको जब्त किया गया है तो उसका भरण पोषण की बात कही गई है, तो वो भी राज्य सरकार ही क्या करेगी, उठाएगी, है ना। तो राज्य सरकार, यहां पर सीधा सीधा राज्य सरकार द्वारा अभिग्रहित किए गए गोवंश के खाने पीने, उनके पोषण जो है वो नियमों में बताई गई विधि के अनुसार किए जाएंगे। मतलब राज्य सरकार ही उनका देखभाल करेगी। सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के अंतर्गत संरक्षण, ये एक ऐसा कॉमन धारा है जो हर अधिनियम में रहता ही रहता है और इसमें यह बात बोली गई है कि कोई सक्षम प्राधिकारी
कोई हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर, क्योंकि यही जांच कर सकते हैं, इन्होंने कोई काम ऐसा किया है जो सद्भावना पूर्वक किया है, इन अ गुड फेथ किया है, तो उनको इस अधिनियम के अधीन कार्रवाई होने से संरक्षित किया जाएगा। इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, क्योंकि कॉमन रहता है और नहीं आता है इसमें से, है ना। तो यदि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम में इसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार सद्भावना पूर्वक कोई कार्य किया है या ईमानदार तरीके से काम किया है, तो उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा या कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो इसमें से नहीं आता है कुछ भी। सबूत का भार अभियुक्त पर होना, ये थोड़ा सा याद रखना, धारा 13A, जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंध के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित किया जाता है, प्रोसिक्यूटेड किया जाता है, मतलब एक व्यक्ति है, उसको अपराध के लिए उस पर मुकदमा चलाया गया है, तो वो अभियोजक हो गया, प्रोसिक्यूटर हो गया, ठीक है। वहां यदि अभियोजन प्रथमतः उसके विरुद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत करने की स्थिति में है, तो वह सिद्ध करने का भार उस व्यक्ति पर होगा कि उसने इस अधिनियम के उपबंध के अधीन कोई अपराध कारित नहीं किया है। सीधा सा सीधा ये मतलब समझो कि जिस पर अभियोजन चलाया जा रहा है, जिस पर इस अधिनियम के तहत अपराध किए जाने के बाद कार्रवाई हो रही है, उस पर सबूत देने का भार उसी व्यक्ति पर होगा सिर्फ और सिर्फ, ना कि कोई और व्यक्ति। मतलब एक व्यक्ति है, इस पर इस अपराध, किसी अपराध के लिए क्या चल गया, अभियोजन चला है ना, उसको प्रोसिक्यूट किया गया है, तो सबूत देने का काम कि मैं सही हूं, मैं सही नहीं हूं, सभी सबूत देने का काम की जिम्मेदारी किसकी होगी, उस व्यक्ति की होगी, ना कि किसी और की। बस इतनी सी बात यहां पर बोली गई है और कुछ नहीं है ना। तो यदि किसी व्यक्ति पर इस अधिनियम के तहत अपराध का मुकदमा चलता है और अभियोजन शुरुआत में ही उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया साक्ष्य दिखा देता है, तो यह साबित करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर होगी कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। मतलब कि एक व्यक्ति जिस पर अपराध चल रहा है, वो भी एक व्यक्ति शुरुआत में बता देता है कि ये इसने अपराध किया है, ये देख लो सबूत, तो अब इसकी जिम्मेदारी है कि ऐसा सबूत लाए कि अपने आप को दोष रहित घोषित कर दे, है ना। इस अधिनियम के अधीन शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले अधिकारी लोक सेवक समझे जाएंगे। ये हर अधिनियम में क्या होता है, कॉमन धारा होती है। बस कभी भी लोक सेवक हो तो आप एक बात याद रखना, जैसे इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग में लाने वाले अधिकारी, अब यहां पर हेड कांस्टेबल भी एक अधिकारी हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसको अधिकार दिया गया है निरीक्षण, जब्ती और इन सब का, तो वो भी एक लोक सेवक माना जाएगा। और किसी भी अधिनियम में कोई अधिकारी लोक सेवक माना जाता है तो वो भारतीय दंड संहिता जो है, कहां गया, हाँ, भारतीय दंड संहिता की धारा 21, ये 21 के तहत हर एक अधिकारी को लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। तो इस अधिनियम के अंतर्गत भी कोई अधिकारी होगा जिसको इसके अधीन शक्तियां प्राप्त है, तो वो 21 भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक माना जाएगा। तो यहां पर ये कहने के लिए आ सकता है, बट आज तक तो किसी भी धारा में नहीं आया है। बात करते हैं धारा 15, अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा, है ना। ये भी हर अधिनियम में क्या है, कॉमन धारा रहती है, नहीं आने वाला है, ये आप ध्यान रखना, लेकिन पढ़ लो, फिर भी ध्यान रख लो। अगर किसी कानून या दस्तावेज में इस अधिनियम से अलग बात कही गई है या इसके विरोध में कहीं बात कही गई है या लिखी गई है, तो भी यही अधिनियम लागू होगा, चाहे उस दूसरी जगह पर कुछ भी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये अधिनियम हर एक अधिनियम को ओवरराइड करेगा, सीधी सी बात है। जैसे ए और एक अधिनियम है, बी एक अधिनियम है ना, या कोई कानून बनाया गया पहले या कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें इस गोवंश से रिलेटेड कोई एक ऐसी बात लिखी गई है जो इसके जस्ट ऑपोजिट है, इस अधिनियम के जस्ट ऑपोजिट है, तो भी यही अधिनियम लागू होगा, वो लागू नहीं होगा। बस इतनी सी बात है ना, तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। धारा 16, कठिनाई को दूर करने की शक्ति। इसका मतलब क्या है कि कभी कभी कोई अधिनियम आता है तो उसको लागू करने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कठिनाई उत्पन्न होती है, कहीं कुछ और बात लिखी है, कहीं कुछ कोई भी अधिनियम में कुछ ऐसी बातें लिखी रहती है ना कि कभी जनसाधारण को उससे नुकसान होता है या कभी कुछ होता है, तो ये कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किसकी होगी, इतनी बात याद रख लो, राज्य सरकार की होगी, और वो आवश्यक कदम उठा सकती है, बस, और कुछ भी याद नहीं करना है। धारा 17, नियम बनाने की शक्ति। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि केंद्र स्तर पर नियम
बनाने की शक्ति अधिनियम को तो केंद्र सरकार रहती है, कहीं कहीं राज्य सरकार को भी रहती है, केंद्र सरकार को भी रहती है। अब ये केवल मध्य प्रदेश से रिलेटेड अधिनियम है, तो स्वाभाविक सी बात है इस अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसको होगी? राज्य सरकार को होगी। याद रखना, सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि गोवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 में नियम बनाने की शक्ति किसकी होगी? राज्य सरकार को। और वो जब नियम बनेंगे विधानसभा के सामने रखे जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं धारा 18 निरसन तथा व्यावृत्ति, रिपील एंड सेविंग्स। यहां से कोई प्रश्न नहीं आएगा, छोड़ भी दोगे तो चल जाएगा। और निरसन और व्यावृत्ति सेविंग्स जो है मैंने आपको उदाहरण सहित समझा भी दिया है ताकि दूसरे अधिनियम में आपको ध्यान रहे, है ना। देखो निरसन क्या होता है, रिपील, निरसन का अर्थ है कि शायद पुराने अधिनियम कानून नियम को पूरी तरह या आंशिक रूप से समाप्त कर देना। आमतौर पर नया कानून लागू होने पर पुराना कानून अपने आप क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है ना। उदाहरण, नया ट्रैफिक कानून लागू होने पर पुराना ट्रैफिक कानून का निरसन, मतलब नया कानून ही लागू होगा। तो इसके पहले जो भी अधिनियम है नियम है वो निरसित हो जाएंगे, है ना, खत्म हो जाएंगे। और सेविंग्स का मतलब क्या है? व्यावृत्ति, इस अधिनियम के निरस्त हो जाने के बाद भी उससे जुड़े कुछ अधिकार, दायित्व, कार्रवाई या व्यवस्था प्रभावी बनी रहती है। यानी निरस्त कानून के तहत पहले से शुरू कार्य प्रक्रियाएं नए कानून के बाद भी वैध मानी जाती है। मतलब कि पुराने कानून के अंतर्गत चल रहा मुकदमा कानून के निरसन के बाद भी उस प्रक्रिया से पूरा किया जाएगा। सिंपल सी बात है, ये होता है निरसन और सेविंग्स, है ना, व्यावृत्ति। कोई प्रश्न यहां से नहीं आएगा। और इस प्रकार से हमारा पूर्ण रूप से खत्म होता है क्या? गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004। लेकिन अधिनियम का संबंध गोवंश से है, तो गोवंश के संबंध में अन्य तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं, इसीलिए हम अन्य तथ्य को भी देखेंगे। 2024 में संशोधन किया गया है, याद रखिएगा। धारा 11 में मुख्य रूप से संशोधन किया है, ये आप पूरा का पूरा पढ़ लेना। धारा 11 के तहत जिला कलेक्टर को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। ये पेज पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि मैं ये पूरा पढ़ा चुका हूं आपको, है ना। तो ये एक हिसाब से आपका क्या हो गया? होमवर्क हो गया, जो कि आपको पढ़ लेना है ना। कुछ भी नहीं है, सब कुछ पढ़ा चुका हूं। बात करते हैं अन्य तथ्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है ये। सबसे पहली बात, मोहन यादव के ने घोषणा की है कि 2024 को गोवंश संरक्षण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संरक्षण नहीं, कंजर्वेशन नहीं, प्रोटेक्शन, है ना। गोवंश रक्षण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। सीधा प्रश्न आ सकता है किसी भी एग्जाम में कि गोवंश रक्षण वर्ष कब मनाया गया? तो 2024 में। घोट लेना, रट लेना। सरकार अब गौशालाओं के प्रति गाय गौशालाओं को प्रति गाय प्रतिदिन 40 रुपए जो है क्या करेगी? देगी। इसका मतलब गौशालाओं में जो भी गाय रहती थी, जैसे 10 गाय है, तो हर गाय के लिए 40 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से सरकार पैसा देगी, ताकि उनके भरण पोषण, उनकी देखभाल, उनके खाने पीने और सबकी ध्यान रखा जा सके। साथ ही साथ भूसा काटने के उपकरण पर अनुदान दिया जाएगा, जो कि आधे हैं। जो भी अधूरी गौशालाएं बनेगी उनका निर्माण पूरा किया जाएगा, नई गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है, एक तो 2024 और एक प्रतिदिन 40 रुपए हर गौशाला में प्रति गाय, है ना। भोपाल में भरखेड़ी डोब जो है, यहां पर प्रदेश की पहली हाईटेक गौशाला बनेगी। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे अतिरिक्त तथ्य है जो आपको ज्यादातर देखने को नहीं मिलेंगे। तो प्रश्न आ सकता है, निम्न में से किस स्थान पर प्रदेश की पहली हाईटेक गौशाला बनेगी? तो भोपाल में। और भोपाल के अंतर्गत भी पूछा जाए तो बरखेड़ी डोब, हुजूर विधानसभा, है ना। ग्वालियर में संपीड़ित बायोगैस मतलब कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक व आत्मनिर्भर गौशाला बनाई गई है। तो यह प्रश्न भी आ सकता है कि कंप्रेस्ड बायोगैस के साथ पहली आत्मनिर्भर और आधुनिक गौशाला भारत की कहां पर बनी? तो ग्वालियर। बहुत महत्वपूर्ण है। लाल टिपारा ग्वालियर स्थित आदर्श गौशाला, ये वही बात है ना ऊपर वाली, सीबीजी संयंत्र वाली सबसे बड़ी गौशाला है। यहां 10,000 से अधिक मवेशी रहते हैं। इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो अगर प्रश्न आए कंप्रेस्ड बायोगैस के साथ पहली, भारत की पहली आधुनिक, साथ ही साथ आत्मनिर्भर गौशाला, और जिसे आदर्श गौशाला भी कहते हैं, कहां स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। नाम क्या है? लाल टिपारा गौशाला।
ये ध्यान रखना। कब बनाई गई थी ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो 2 अक्टूबर 2024 को ये बनाई गई। 20 अक्टूबर शायद गलती से बोल दिया तो उसको छोड़ देना, 2 अक्टूबर 2024। बात करते हैं आगर मालवा जिले के सालरिया गांव में स्थित कामधेनु गो अभ्यारण्य भारत का पहला गो अभ्यारण्य है। 1000 करोड़ स्टार लगा लेना, और ये 2017 में बना था, है ना। तो काऊ सेंचुरी भी बनी है, सबसे पहले भारत में मध्य प्रदेश में ही बनी है। कहां बनी है? आगर मालवा जिले के सालरिया गांव में। नाम क्या है? कामधेनु गो अभ्यारण्य। 2017 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक। राज्य में 9 अप्रैल 2024 से 29 मार्च 2025 तक 1000 करोड़ स्टार लगा लें आप इसके लिए। 9 अप्रैल 2024 से 29 मार्च 2025 तक लगभग 1 साल तक गो संरक्षण वर्ष के रूप में मनाया गया। तो आपको 2024 तो पता ही है गो रक्षण वर्ष है, और 2025 और 24 9 अप्रैल से लेकर 29 मार्च तक क्या बनाया गया? ये बनाया गया भैया गो संरक्षण वर्ष। तो 29 मार्च तो आपको पता ही है कि लागू होने वाली डेट थी, तो वो आप ध्यान रख ही लो, है ना। बाकी ये आप थोड़ा सा याद रख लेना। तो गो संरक्षण और गो रक्षण अंतर आप ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश गोवंश के वध पर कानूनी रूप से पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला राज्य है, जो कि आपके सामने है ही। और यहां पर 7 वर्ष तक का कारावास अधिकतम हो सकता है। ये तो आप नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, क्योंकि मैं आपको पूरा का पूरा बता चुका हूं। और ये कुछ बातें हैं जो कि अपन देख के आ ही चुके हैं कि गो संवर्धन एवं संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। गौशालाओं में दी जाने वाली पशु आहार की राशि जो है डबल कर दी गई है, 20 रुपए से 40 रुपए कर दी गई है। 2024-25 के बजट में गौशालाओं में पशु आहार के लिए लगभग 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और यहां पर क्या बोला है? गोवंश का संवर्धन मतलब प्रदेश में उन 2190 गौशालाओं में 3 लाख गोवंश का पालन हो रहा है। तो ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो अब इस प्रकार से मध्य प्रदेश गोवंश अधिनियम 2004 पूर्ण रूप से इन डेप्थ समाप्त होता है। साथ ही साथ आपको अतिरिक्त तथ्य के साथ संशोधन सब कुछ मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब इसमें बात बचती है तो कोरिलेशन की बचती है, या तो वो मैं अगले लेक्चर में आपको करवा दूंगा, या एक लेक्चर रिकॉर्ड करके इसी लेक्चर में जोड़कर इसे अपलोड कर दूंगा। वो डिपेंड करता है, अभी देखूंगा ये कितने देर का लेक्चर हुआ है। चलिए भैया, तो आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। थैंक यू सो मच। चलिए, तो अब हम अभी तक मध्य प्रदेश गोवंश अधिनियम 2004 को संपूर्ण रूप से इन डेप्थ समझ चुके हैं, है ना। पूरी कॉन्सेप्ट, पूरी थ्योरी सब कुछ समझ चुके हैं, कहां से कैसे प्रश्न आएंगे। अब हमारा काम रहता है कि कठिन प्रश्न आ जाता है कि इस धारा में क्या है या ये कौन सी धारा में है, तो उसको हमको कोरिलेशन के माध्यम से घोट लेना है। अब जरूरी नहीं है कि आप इसी कोरिलेशन से काम करें। अगर आप कोरिलेशन बनाना सीख जाए मेरी क्लास से, तो आप अपना भी कोरिलेशन बना सकते हैं जो आपको आसान लगे। बट इतनी मेहनत करने की आवश्यकता क्या, जब मैं आपके लिए आसान लेकर आया हूं, है ना। अब देखिए, क्यों हम कोरिलेशन से पढ़ रहे हैं। अब अंदर की बात तो सब समझ लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन जो व्यक्ति कठिन प्रश्न को सॉल्व करता है वो कई लोगों से मार्क्स के माध्यम में आगे बढ़ जाता है। और अगर वो सब नहीं कर पा रहे हैं, आप सॉल्व कर दोगे तो आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। और केवल कठिन प्रश्न को सॉल्व करने से ही आप आगे बढ़ते हैं। अगर आसान प्रश्न को सॉल्व कर रहे हो तो वो तो सब कर रहे हैं, तो रैंक में ज्यादा अंतर आपका नहीं आता है। और आसान प्रश्न को ही गलत कर रहे हो तो आप फिर बहुत पीछे भी हो जाते हो। इसीलिए ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स हम सिर्फ और सिर्फ आपके कठिन प्रश्न जो है सही हो सके आसानी से, उसको हम करने वाले हैं। ठीक है, तो कोरिलेशन बताने से पहले मैं आपको 3 प्रश्न दे रहा हूं जो कि अभी आपके लिए बहुत कठिन रहेंगे, लेकिन जब मैं आपको कोरिलेशन से याद करवा दूंगा, क्लास में ही रिवाइज करेंगे, लिखेंगे, रफ में लिखेंगे, फिर फेयर करेंगे बहुत बार। बस मैं जितनी बार बोलूं उतनी बार आप रिपीट करते जाना, बोलते जाना। कितने भी पेज बिगड़े कोई दिक्कत नहीं है। 3 प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताइए, पशु चिकित्सा
अधिकारी की नियुक्ति, पशु चिकित्सा अधिकारी की परिभाषा याद रखना है ना, परिभाषा कौन सी धारा में दी गई है। ठीक है, एक प्रश्न ये है। एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं सेम, पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान कौन सी धारा में दिया गया है। ठीक है, एक प्रश्न ये है। एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं परिवहन की परिभाषा कौन सी धारा में दी गई है। परिभाषा है ना, परिवहन की परिभाषा कौन सी धारा में दी गई है। एक मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अभिग्रहित, है ना, अभिग्रहित भी हो सकता है या अधिग्रहित भी हो सकता है ना, तो अभिग्रहित पशुओं का पोषण जो है कौन सी धारा में दिया गया। कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछ ले रहा हूं, पोषण कौन सी धारा में दिया गया है, इसका प्रावधान। एक प्रश्न मैं आपसे पूछ ले रहा हूं कि मध्य प्रदेश से निर्यात पशु गोवंश का, है ना, मध्य प्रदेश से, याद रखना मध्य प्रदेश से होकर नहीं बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश से निर्यात गोवंश का प्रतिषेध जो है ये कौन सी धारा में इसका प्रावधान है। अंदर की बातें सब अपने को पता है, तो ये आपको बताना है। अब अभी आपने पूरा समझ लिया है, लेकिन ये आपके लिए कठिन होगा। अभी पढ़ा है तो अभी शायद आप आसानी से एक दो के उत्तर दे दो, लेकिन सबके उत्तर नहीं दे पाओगे, है ना। ये आपके लिए अभी बहुत कठिन है, लेकिन अभी आपके लिए 10-15 मिनट में बहुत आसान हो जाएगा। नोट्स जरूर बनाना, कोरिलेशन जरूर लिखना, ताकि बाद में रिवीजन हो जाए। तो ये आपको उत्तर कब देना है, जब मैं आपको ये पूरा का पूरा कोरिलेशन बता दूं, आप उसको घोट के रट लो, कोरिलेशंस को याद कर लो, फिर आपको इसका कमेंट में उत्तर जरूर देना है, यह मैं आपसे उम्मीद करता हूं, है ना। देखिए, अब हमको पता है कि इस अधिनियम में कितनी धाराएं हैं, 18 धाराएं हैं। अब हमको 18 की 18 धारा याद करने की आवश्यकता नहीं है, है ना। हमको क्या याद रखना है, आप लिमिट बना के रखो 1 से लेकर 12 तक। ठीक है, इसमें एक धारा और अंत में रहेगी 17। 1 से लेकर 12 तक मैं ऐसे लिख देता हूं, 2 नहीं ऐसे ही लिखते हैं ताकि बीच में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये बाद में लिखेंगे अपन। तो 1 से लेकर 12 तक और बाद में 17, मतलब सेकंड लास्ट आपको याद करना आवश्यक है। इसके बीच में सब छोड़ दो, मतलब 12 के बाद 13, 14, 15, 16 सब छोड़ दो और 18 भी छोड़ दो। कुछ भी धारा में क्या लिखा है वो नहीं आने वाला है ना। तो कुछ 2-3 बातें आपको खुद से याद करनी पड़ेगी, है ना। तो 1 से 12 और अंत में 17 आपको याद रखना है। अच्छा, ए कौन सी धारा में है, अगर आप क्लास देखे हो तो अब आपके लिए कॉमन सेंस है ये, है ना। 6 के अंतर्गत 6A है और 6B है। ठीक है, 11 के अंतर्गत 11A है और 11B है, ये अब कॉमन सेंस वाली बात है। और 12 के अंदर 12A है ना। ये बातें भी हमको ध्यान रखना है। अब देखिए, लिखते हैं हम तो 1, 2 के लिए मैं जगह छोड़ रहा हूं थोड़ी सी, यहां तक 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10, 11 के बाद 11A, 11B, 12A और अंत में जो है 17। ठीक है, इतनी सारी हमको बातें पढ़ना है। अब धारा 1 तो आपके लिए कॉमन है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ विस्तार, तो ये तो पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। 17 आपको खुद से ध्यान रखना है, जो सरकार रूल बनाएगी, नियम बनाएगी, तो वो 17 के अनुसार बनाएगी, ये आपको ध्यान रखना है भैया, है ना। अब लास्ट में क्या है, तो यहां पर आप 2 शब्द याद रख लो, पू और पो, ये जरूरी रहेगा आपके लिए, है ना। सॉरी, रिपीट कर रहा हूं, 17 को आप याद रखो कि सेकंड लास्ट से गोवंश में नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, राज्य सरकार नियम बनाएगी। और हमारे इधर लिमिट तो आ ही गई है 12, तो 12 के अंतर्गत ए भी है, तो 12 और 12A के लिए आप पू और पो लिख लो, बस इतनी बात ध्यान रखिए। अब 2 के अंतर्गत परिभाषाएं हैं, डेफिनेशन है। तो देखिए भैया क्या करना है, 2 के अंतर्गत क्या हो रहा है, 2A आएगा, 2B आएगा, C जो है आप रब कर दो, मतलब C नहीं पढ़ना है, 2D आएगा,
है ना, 2 ई आएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ए बी सी छोड़ दो, डी ई, है ना। अब 2A 2B 2D 2E, तो 2E के अंतर्गत हमको क्या ध्यान रखना है, तो वो हमें रखना है EA, ठीक है, EB, EC ED छोड़ देंगे हम, फिर EF ABCDEF और EG। बस इतनी बात। ये परिभाषाओं में इतनी ही चीजें याद रखना है। कौन कौन सी? 2A 2B, C नहीं करना है, 2D 2E, E के अंतर्गत EB EA EB CD छोड़ देंगे, EF और EG। क्लियर है? ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब कैसे याद रखोगे? तो कॉमन सेंस लगाना। ए बी लिखेंगे, सी छोड़ेंगे, डी ई लिख देंगे। ए बी सी छोड़ा, डी ई, ठीक है। फिर ई के अंतर्गत भी ई ए बी सी, यहां पर ए बी और फिर सी डी छोड़ देंगे और ई एफ सी डी ई छोड़ देंगे और फिर एफ जी लिख देंगे। तो कुल मिला के हमारे लिए यहां पर क्या बन जाएगा? 2 के अंतर्गत ए बी करेंगे, ठीक है, सी छोड़ देंगे, डी ई लिख देंगे, बीच वाला छोड़ दिया। अब ई के अंतर्गत ई ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी डी ई छोड़ दिया और एफ हो जाएगा और जी हो जाएगा। मतलब यहां पर जो है 1 छोड़ा है, यहां पर हम 3 छोड़ देंगे ई के अंतर्गत। बस ये कठिन नहीं है। देखो आप धाराओं को सीधा 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 2A में ये लिखा है, 2 में ये लिखा है, ऐसे पढ़ते जाओगे तो आज और कल तक याद रहेगा, तीसरे दिन याद नहीं रहेगा, है ना। और मान लो एग्जाम है आपकी और आपको इसको याद करना है तो फिर उतना ही समय लगाओगे जितना पहली बार लगा था। लेकिन इसको एक बार शुरुआत का समय थोड़ा सा रहता है, शुरुआत के समय जो मैंने लेक्चर में आपको कोरिलेशन समझाया है, लिखाया है, याद करवाया, रटवाया है, उसको एक बार कर लोगे तो फिर आपने लिख ही लिया है, तो तुरंत 5 मिनट में आप कभी भी कोरिलेशन के माध्यम से याद कर सकते हो। तो रिपीट कर रहा हूं मैं, 1 से 12 17 लिमिट, 17 तक लिमिट है तो 17 में रूल्स हो जाएंगे, 12 और 12A में पू लिख लो आप। और इधर क्या हो जाएगा? परिभाषा में ए बी सी छोड़ दिया अपन ने और डी हो गया, और ई के अंतर्गत ए बी लिखा, सी डी ई छोड़ दिया और एफ जी हो गया, खत्म बात। अब इसको हम याद कर लेते हैं आसानी से। देखो क्या है बात, तो किसी गो वंश का, है ना, नहीं गो मांस आएगा यहां पर, है ना, कोई व्यक्ति अगर गो मांस लाता है किसी गो वंश का, ठीक है, किसी संस्था में, बहुत कॉमन है, कोई व्यक्ति गो मांस लाता है गो वंश का किसी संस्था में, ठीक है, परिवहन किसी संस्था में, तो परिवहन बहुत कॉमन सेंस वाली बात नहीं, वध करके, है ना, वध करके वाली तो कॉमन बात आएगी, वध करके। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, कोई व्यक्ति गो मांस लाता है गोवंश का किसी संस्था में, क्या करके? वध करके, है ना। तो परिवहन और परिवाहक दोनों का अच्छे से चिकित्सा की जाएगी। ऐसा बोलते हैं ना कि तूने गलत काम किया, तेरा अच्छे से इलाज करते हैं हम, तो इलाज चिकित्सा ही होती है ना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई व्यक्ति गो मांस लाता है किसी गोवंश का किसी संस्था में, क्या करके? वध करके। तो चाहे परिवहन हो चाहे परिवाहक हो, उसकी बेहतरीन तरीके से चिकित्सा की जाएगी। और उसको चिकित्सा करने के लिए लाया किससे जाएगा? व्यक्तियों को यान से, है ना, क्योंकि थाने में यान से ही लेके जाएंगे, पैदल तो लाएंगे नहीं। ये हो गया भैया खत्म। अब आप बताओ क्या था दिक्कत? बस ये लाइन से याद रखना, वरना ये गड़बड़ हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि पशु चिकित्सा अधिकारी की परिभाषा किस में दी गई है? फट से उत्तर दे दोगे, देख के मत उत्तर देना, लेकिन पहले रिवाइज करना। कैसे करोगे? पहले मैंने जो बोला है उसको बोल बोल के घोट लो, फिर रफ कॉपी में बिना देखे करो, फिर फेयर में अपना उतार लो, काम खत्म हो जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, कोई गो मांस लाया किसी गोवंश का किसी संस्था में, वध करके, तो भैया परिवहन और परिवहक दोनों का अच्छे से चिकित्सा, ब्रैकेट में लिख लेना इलाज, ताकि कोरिलेशन याद रहे, इलाज किया जाएगा यान में या लाकर, है ना। तो गो मांस की परिभाषा दी गई है, गोवंश की परिभाषा दी गई है, संस्था की परिभाषा, वध की परिभाषा,
परिवहन की परिभाषा, परिवाहक की परिभाषा, यहाँ पर चिकित्सा का मतलब पशु चिकित्सा अधिकारी, और यान, सभी की परिभाषा, ये परिभाषा वाला काम खत्म हो गया। क्लियर? अब हम इसको याद कर लेते हैं। 17 मैंने आपको बता ही दिया है कि नियम है ना, और यहां पर 12 और 12A मैं आपको बता ही चुका हूं, पू और पो, और ये सब फिर से कॉमन सेंस है। कोरिलेशन काम ही कॉमन सेंस पर करते हैं। जब आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा ना, तो मैं बताऊंगा कैसे वहां पर सॉल्व करना, तो आपका दिमाग खुद गलत उत्तर नहीं देने की कोशिश करेगा, है ना, वो आपको हमेशा बोलेगा कि ये सही है ना, तो आपका काम आसान हो जाएगा। देखिए यहां तक तो काम हो गया। अब क्या करा है इस अधिनियम में, सबसे पहले शुरुआत में ही टॉप में ही क्या कर दिया है, पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति कर दी है कि भैया कभी भी कोई दिक्कत आए सबसे ऊपर आके चिकित्सा करवा लो, पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति हो गई। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अब क्या बोल दिया गया है, पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति के बाद यह बोला गया है कि गोवंश के वध का प्रतिषेध, सबसे पहले तो वध को ही प्रतिषेध करेंगे हम, है ना, ये पढ़ के आए हैं, कॉमन सेंस है। वध का सबसे पहले हमने प्रतिषेध कर दिया, रोक दिया कि वध नहीं होगा। लेकिन वध करने के बाद भी कोई ना कोई लोग करते हैं वध, है ना, और फिर उसका गोमांस रहता है। तो अब हम गोवंश के बाद क्या बोल रहे हैं, गोमांस ना तो वध हुआ है तो ना तो कोई रखेगा और ना तो कोई परिवहन करवाएगा। सीधी सी बात बोल दी गई है, बहुत कितना कॉमन सी बात है ना। पहली बात तो हमने पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति कर दी कि टॉप में आओ कोरिलेशन के हिसाब से, गोवंश का वध नहीं होगा, वध हो गया है तो लोग करते ही है ना, तो गोमांस नहीं रखेंगे और ना तो परिवहन करेंगे। फिर क्या बोल दिया गया कि भैया वध के लिए कोई परिवहन भी नहीं करवाएगा, है ना। यहां पर गोमांस के परिवहन की बात हो रही थी और यहां पर वध करने के लिए परिवहन नहीं किया जाएगा। और अगर यहां पर परिवहन है तो 6 और 6 भी आप याद रख सकते हो, कॉमन सेंस। मध्य प्रदेश से निर्यात, मतलब एक हिसाब से निर्यात भी परिवहन के रूप में ही होगा, और मध्य प्रदेश से होकर निर्यात, और इसी में परमिट भी आ जाएगा क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा है तो परमिट की आवश्यकता तो लगेगी। बहुत आसान है, तो रिपीट करता हूं मैं। सबसे पहली बात, गोवंश का वध नहीं किया जाएगा। अगर किया है कहीं, फिर भी करा है अधिनियम के खिलाफ जाकर भी, तो गोमांस नहीं रख सकते हो, ना परिवहन कर सकते हो, ठीक है। फिर अगले में ही क्या बोल दिया, परिवहन ही चलेगा। उसके बाद बोल दिया गोवंश का परिवहन ही पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, वध के लिए निषेध है। फिर मध्य प्रदेश से होकर किसी भी रूप में निर्यात बंद है, मध्य प्रदेश से निर्यात बंद है गोवंश का किसी भी रूप में परमिट के बिना, और यहां पर मध्य प्रदेश से होकर भी निर्यात प्रतिबंध है गोवंश का परमिट के बिना, है ना। ये हो गया भैया कॉमन सेंस वाली बात। अब बात करते हैं हम 7। देखो, जब भी किसी क्षेत्र को, मान लो कि आप 2 लोग पढ़ रहे हो, तो आप 2 लोग पढ़ के स्ट्रेंथन करोगे, अपने आप को सुदृढ़ीकरण करोगे, तो कभी भी एक के साथ एक मिलता है तो उसका सुदृढ़ीकरण बहुत अच्छे से होता है ना। तो स्ट्रेंथन कोई व्यक्ति ये अपने आप को कैसे करता है, सुदृढ़ीकरण कैसे करता है, तो सुदृढ़ीकरण जो है, सुदृढ़ीकरण कैसे करता है, वो साथ साथ करता है। तो साथ से आपको साथ साथ याद हो जाएगा, इसका मतलब संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण करना, ठीक है। 8 क्या बोलता है संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण में, तो संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए हमको पैसे की जरूरत रहती है ना, और इसका प्रभार भी किसी न किसी को दिया जाएगा। तो प्रभार, यहां पर प्रभारों का उद्ग्रहण बोला गया है, कॉमन सेंस वाली बात है। अगर संस्था को सुदृढ़ीकरण करना है तो उसके लिए हमको पैसे की जरूरत रहेगी और उसके लिए किसी को प्रभारी भी बनाना पड़ेगा। तो प्रभारी आप याद रख लोगे, तो प्रभारों का उद्ग्रहण मतलब पैसा वसूलना, ठीक है। 9 की बात करें तो नो पेन नो गेन, आप इस प्रकार से याद रख लो। मतलब 9 में क्या हो जाएगा, पेनल्टी याद हो जाएगी। अगर पेनल्टी लगी है, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है सजा में मिलेगी, और सजा अगर मिलेगी तो पेनल्टी के साथ साथ सजा कैसी मिलेगी, अजमानती मिलेगी, और अजमानती है तो संज्ञेय भी इसमें होगा, है ना। बस इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले हमने पशु चिकित्सा रिपीट करते चलना है ना, इसको पॉज करके फिर आगे मत बढ़ना, क्योंकि फिर रिवाइज कैसे करोगे आप।
पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति करी, गोवंश का प्रतिषेध कर दिया, वध का प्रतिषेध, फिर गोमांस रखने और परिवहन करने के लिए निषेध, फिर वध करने के लिए गोवंश का परिवहन, फिर प्रतिषेध, फिर निर्यात और मध्य प्रदेश से निर्यात और मध्य प्रदेश से होकर निर्यात। संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण कैसे करेंगे, साथ साथ करेंगे तो साथ हो जाएगा। सुदृढ़ीकरण के लिए प्रभार उस संस्था का किसी को देना रहेगा तो प्रभारों का उद्ग्रहण हो जाएगा, है ना। नो पेन नो गेन मतलब पेनल्टी नो में हो जाएगी और पेनल्टी में सजा भी मिलेगी और सजा इसमें कैसी है, अजमानती है। क्लियर। अब मैंने आपको बताया था कि किसी क्षेत्र में मान लो ऐसी जगह जहां पर गोवंश की हत्या हो रही है, वध हो रहा है, तो ये ऐसी जगह थोड़ी सी छोटी रहती है, इसके एंट्रेंस भी क्या रहते हैं, छोटे रहते हैं, तो एक साथ तो कोई नहीं जा सकता। तो किसी ऐसे क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए, है ना, एंट्री करने के लिए, अधिग्रहण या अभिहरण करने के लिए, ठीक है, ये सभी करने के लिए एक एक करके अधिकारी जाएंगे। तो एक एक मतलब 11 हो गया। अब जहां आपको अभिहरण पता है, अभिग्रहण पता है 11 में है, तो आपको पता है कि 11 और 11B भी अभिहरण से ही रिलेटेड है ना। कैसे याद रखोगे, तो यहां पर अभिहरण है तो यहां पर जप्ती होगी, तो यहां पर 11A में भी अपील करोगे आप, है ना, किसको, डिविजनल कमिश्नर को, और यहां पर भी अपील करोगे किसके लिए, अभिहरण के लिए, लेकिन कहां करोगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करोगे, है ना, इसके खिलाफ। बस इतनी सी बात है, ये आपका याद हो गया। तो क्या रिपीट करा मैंने, निरीक्षण, एंट्री, अभिहरण, अभिग्रहण, जप्ती सब इसमें रिलेटेड है, एक एक करके होगा। यहां पर भी अभिहरण से रिलेटेड बात, यहां पर भी अभिहरण से रिलेटेड बात, यहां पर भी अपील होगी, यहां पर भी अपील होगी, यहां संभाग आयुक्त के लिए होगी, कलेक्टर, ये सभी बातें हो जाएगी, और यहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। पो क्या बोला है मैंने, तो पुनर्वास और पोषण। पुनर्वास किसका, जो लोग इस अधिनियम से प्रभावित हो उनका पुनर्वास, और पोषण तो जो अभिग्रहित की गई गाय है उनका पोषण यहां पर किया गया है 12A में, और इस प्रकार से आपका पूरा कोरिलेशन समाप्त हो जाता है। अब एग्जाम में कैसे करना है, इस प्रकार कोई प्रश्न आए तो अब ये आपको उत्तर कब देना है, पहले रिवाइज करो, नोट करो, रफ पेज में अच्छे से इसको याद करके कोशिश करो, याद करने के बाद फिर अपने फेयर में लिख लो, अधिनियम के बाद तुरंत फटाफट बन जाएगा। फिर आप इसके उत्तर दो कमेंट में। ये मेहनत आपको इतनी तो करनी पड़ेगी, सिलेक्शन चाहिए तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, बस मैंने आसान बहुत कर दिया आपकी मेहनत को। अब मान लो एग्जाम में प्रश्न आता है कि भैया ये प्रश्न आएगा कि मध्य प्रदेश गोवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 के अंतर्गत मध्य प्रदेश से होकर, है ना, गोवंश का निर्यात बिना अनुज्ञा पत्र के प्रतिषेध किया गया है कौन सी धारा में। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सब तो आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस आप वही तक बनाओगे जहां तक आपको उत्तर चाहिए है ना। तो आपको मालूम है 1 में तो होना नहीं है, 2 में तो होना नहीं है, 3 आपके दिमाग में आ ही जाएगा, पशु चिकित्सा अधिकारी। आप क्या करो, 4, 5, 7 में आपको पता है 7 संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण होगा, तो 7 में भी नहीं रहेगा, तो 4, 5, 6 तक का हम बस देख लेते हैं। तो 4 में हमने देखा था कि गोवंश के वध का प्रतिषेध था यार, है ना, यहां पर गोमांस रखने का प्रतिषेध था, परिवहन और इन सब के लिए। 6 में बोल दिया गया था वध के लिए परिवहन नहीं करना है, 6A और 6B है, तो भैया यहां पर मध्य प्रदेश से और यहां पर मध्य प्रदेश से होकर, तो ये 6B आपका उत्तर आ जाएगा। अगर कोई बोले कि पोषण, अभिग्रहित पशुओं का पोषण कौन सी धारा में दिया गया है, तो अब आप दिमाग में ही उत्तर लगाने की कोशिश कर लोगे कि शुरुआत में तो ये सभी बात कही गई है, तो मतलब ये है कि 11 और 12 तक तो, या मतलब 10, 11 तक तो नहीं दिया गया है, तो 12 में आप कॉमन सेंस लगाओगे, अरे पू लिखा हुआ है तो पू से पोषण, ये खत्म हो गया। नियम बनाने की शक्ति कौन सी धारा में, तो एक ही जो अपन ने अलग से याद करी थी 17। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो एग्जाम में रफ पेज में जो धारा पूछिए उसके 1-2 ऊपर और 1-2 नीचे तक लिखोगे, आपका दिमाग काम कर देगा।
अब मान लो कि आप रट के जा रहे हो, है ना, तो रट के जाने से एक प्रेशर में दिमाग में याद भी नहीं रहता और बहुत सारी समस्या भी आती है। अब आप जब तक वहां पर बैठोगे और याद करोगे अरे यार ये और फाइनली गलत हो गया, उतनी देर में तो 10 सेकंड में ये आप पूरा का पूरा बना के कंप्लीट कर सकते हो। तो एग्जाम में यही तरीके काम करते हैं। तो ये आपको उत्तर देना है और इस प्रकार से कोरिलेशंस हमारे गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। मिलते हैं अगली क्लास में।